बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन लेक्चर नंबर 19 ऑफ पीएमसी नेशनल एमडीके 2021 बायोलॉजी प्रिपरेशन के सिलसिले का ये लेक्चर नंबर 19। इसमें हम बायोएनर्जेटिक्स यूनिट के मजीद कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा हमने फोटोसिंथेसिस के हवाले से काफी सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया था। अब इस लेक्चर के अंदर हमने जो चीजें कवर करनी है, जो आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनमें हम बात करेंगे एन ओवरव्यू ऑफ मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपको आज मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस का एक ब्रीफ ओवरव्यू प्रोवाइड किया जाएगा और उसके साथ साथ फिर जो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के हवाले से इसके जो दो मेजर फेजेस, उसमें लाइट इंडिपेंडेंट फेज को, जैसे लाइट रिएक्शन भी कहा जाता है, उसको आज के लेक्चर में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि लाइट इंडिपेंडेंट फेज एक्चुअली दो डिफरेंट वे में परफॉर्म होता है। इसमें एक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन टाइप का मैकेनिज्म है और दूसरा साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन टाइप का मैकेनिज्म है। ये दोनों किस तरह से परफॉर्म होते हैं और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये बात कवर करेंगे। इसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ केमियोस्मोसिस का भी जिक्र आज के लेक्चर में किया जाएगा। तो आइए लेक्चर का बकायदा आगाज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के हवाले से। हम कुछ चीजें जो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, उसमें आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल वाटर के 12 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। इसमें आपको जैसे बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन की ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होती है और जबकि वाटर ये ऑक्सीजन की रिड्यूस फॉर्म या फिर हाइड्रोजन की ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म कहलाती है। ये दोनों मॉलिक्यूल्स फोटोसिंथेटिक रिएक्टेंट्स हैं और ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इनके इंटरेक्शन से ग्लूकोज विच इज रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन ये सिंथेसाइज होगा। इसके साथ साथ कुछ बाय प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर भी यहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस को हमने नाम दिया था रिडॉक्स प्रोसेस, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ पे रिडक्शन हुई थी। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ कार्बन था, ये कन्वर्ट हो गया था इनटू रिड्यूस फॉर्म ऑफ कार्बन दैट इज ग्लूकोज, और दूसरी तरफ वाटर ये ऑक्सीडाइज हो गया था इनटू ऑक्सीजन। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस को आपने देखा था कि हमने नाम दिया था कि ये एक रिडॉक्स प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस को रिडॉक्स प्रोसेस ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन इवेंट की वजह से कहा जाता है। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि आपने ये पॉइंट याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस को रिडॉक्स प्रोसेस क्यों कहते हैं। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की एक्चुअली रिडक्शन होती है और वाटर की ऑक्सीडेशन होती है, इस वजह से इसे रिडॉक्स प्रोसेस कहा जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन दोनों मॉलिक्यूल्स को याद रखिएगा कि किसकी रिडक्शन हो रही है और किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। अच्छा, इसके साथ साथ फोटोसिंथेसिस के बेसिक कॉन्सेप्ट को लर्न करते हुए हमने ये बात भी डिस्कस की थी कि फोटोसिंथेसिस में ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं ये एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल्स हैं और इनकी कन्वर्जन होती है इनटू एनर्जी रिच मॉलिक्यूल दैट इज ग्लूकोज। मैंने आपको ये भी पॉइंट आउट किया था कि फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस होने वाले ये सभी मॉलिक्यूल एनर्जी रिच नहीं होते, सिर्फ ग्लूकोज एनर्जी रिच है, बाकी एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल्स हैं। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस में चूंकि एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल्स का एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स में कन्वर्जन हो रहा है, इस वजह से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी ये सनलाइट से ड्राइव की जा रही है और इस सनलाइट को कैप्चर करने के लिए यहाँ पर डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स का रोल आप देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और इस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी की यूटिलाइजेशन के जरिए एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल्स को एनर्जी रिच मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसी वजह से फोटोसिंथेसिस को ना सिर्फ रिडॉक्स प्रोसेस कहा जाता है बल्कि इस कॉन्सेप्ट की बुनियाद पर फोटोसिंथेसिस को आप बायो एनर्जेटिक प्रोसेस कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने ये बातें ऑलरेडी कवर कर रखी हैं। अब देखो, फोटोसिंथेसिस ये कोई इस तरह सिंपली एक रिडॉक्स प्रोसेस या एक बायोएनर्जेटिक प्रोसेस या ये इस तरह से एक सिंपल सा प्रोसेस नहीं है कि एक केमिकल इक्वेशन परफॉर्म हो, एक इस तरह से रिएक्शन परफॉर्म हो और फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाए, बल्कि फोटोसिंथेसिस एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है।
आप ओवरऑल अगर फोटोसिंथेसिस में देखेंगे तो आपको नजर आएगा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस दो फेजेस पर मुश्तमिल है। उसमें एक फेज है लाइट डिपेंडेंट फेज, इसको प्यार से लाइट रिएक्शन भी कहा जाता है, और इसी तरह से दूसरा लाइट इंडिपेंडेंट फेज जैसे डार्क रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो फोटोसिंथेसिस इन दो कॉम्प्लेक्स फेजेस पर मुश्तमिल है। तो ये जो दोनों कॉम्प्लेक्स फेजेस हैं, इन दोनों फेजेस में एक्चुअली होता क्या है, अगर हम ब्रीफली यहां पर पॉइंट आउट करें कि लाइट डिपेंडेंट फेज में यानी लाइट रिएक्शन में क्या होता है और लाइट इंडिपेंडेंट फेज या डार्क रिएक्शन में क्या होता है, तो आप देखिएगा कि लाइट डिपेंडेंट फेज या लाइट रिएक्शन, इसमें एक्चुअली लाइट एनर्जी की कन्वर्जन होगी इनटू केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एनर्जी जो कि रेडिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसे कैप्चर किया जाएगा और उसको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा इनटू केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी, और वो केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी दरअसल एटीपी। इस तरह से एटीपी की सिंथेसिस दरअसल इस लाइट डिपेंडेंट फेज के दौरान टेक प्लेस होगी, और उसके बाद फिर ये जो लाइट एनर्जी कैप्चर हुई और केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में वो कन्वर्ट हुई है, फिर इसी एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए डार्क रिएक्शन परफॉर्म होता है, जिसके अंदर एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होती है इनटू G3P। कार्बन डाइऑक्साइड इनिशियली कन्वर्ट होगा एक ट्रायोज मॉलिक्यूल में, दैट इज कॉल्ड G3P। ये एक ट्रायोज कार्बोहाइड्रेट है। ट्रायोज का मतलब है 3 कार्बन मोनोसेक्राइड। आप बायोमोलिक्यूल्स में ट्रायोजेस के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये G3P ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इसका पूरा नाम है। ये एक ट्रायोज मॉलिक्यूल है, इसे फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड भी कहा जाता है, PGAL। तो ये G3P या PGAL मॉलिक्यूल ये कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन के बाद एज एन इंटरमीडिएट प्रोड्यूस होता है, और उसके बाद फिर इस तरह के दो मॉलिक्यूल्स मिलकर ग्लूकोज सिंथेसाइज करेंगे। तो एक्चुअली लाइट इंडिपेंडेंट फेज के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होगी और अल्टीमेटली ग्लूकोज सिंथेसाइज होगा। पहले इनिशियली ये ट्रायोजेस बनेंगे और उसके बाद फिर अल्टीमेटली ग्लूकोज की सिंथेसिस होगी। इस तरह से ये लाइट डिपेंडेंट फेज और लाइट इंडिपेंडेंट फेज परफॉर्म होते हैं और फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है। तो आपने देखा कि फोटोसिंथेसिस जिसको हमने रिडॉक्स प्रोसेस कहा था या बायोएनर्जेटिक प्रोसेस कहा था और एक सिंपल सी इक्वेशन के जरिए इसको रिप्रेजेंट किया था, तो ये एक्चुअली इतना सिंपल नहीं है। ये इस तरह से दो कॉम्प्लेक्स फेजेस पर मुश्तमिल है। तो आपको ये दोनों फेजेस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, ये पता होने चाहिए कि एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेनली अकर्स ड्यूरिंग लाइट डिपेंडेंट फेज या विच ऑफ द फॉलोइंग मेनली अकर्स ड्यूरिंग लाइट इंडिपेंडेंट फेज। तो ये आपको दोनों पॉइंट बिल्कुल क्लियरली पता हो तो आप ऐसे एमसीक्यूज को इजीली टैकल कर सकेंगे। अच्छा, उसके बाद आप देखिए कि फोटोसिंथेसिस का अगर हम ओवरव्यू देखें, अभी आप जो आपको मैंने ये दोनों फेजेस बताए ना, ये कहां पर परफॉर्म होते हैं। तो जब आपसे फोटोसिंथेसिस की साइट पूछी जाए कि प्लांट बॉडी के अंदर फोटोसिंथेसिस की साइट क्या है, तो आपने ये लीफ का नाम लेना है। देखो, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसको हम अक्सर पूछते होते हैं कि व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जब साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस का नाम लिया जाए तो यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि ये साइट कौन सी साइट है, यानी ये प्लांट बॉडी के अंदर साइट है या फिर प्लांट बॉडी के किसी ऑर्गन के अंदर ये साइट है या फिर उस ऑर्गन के अंदर किसी टिश्यू की ये साइट है। तो जब आपसे साइट पूछी जाए और ये पूछा जाए कि व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अ प्लांट बॉडी, तो इन अ प्लांट बॉडी आपने नाम लेना लीफ का। ठीक है, प्लांट के अंदर ये लीफ में ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो रहा है, तो आप ऐसी सूरत में लीफ का नाम लेंगे। और फिर जब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अ लीफ, अब लीफ के अंदर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, तो लीफ के अंदर आपने बताना है मेसोफिल सेल्स। ठीक है भाई, लीफ इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अ प्लांट बॉडी, बट विद इन लीफ मेसोफिल सेल्स आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अ लीफ। मेसोफिल सेल्स क्या होते हैं? The cells between upper and lower epidermis are called mesophyll cells. दो तरह की ये मेसोफिल सेल्स एक बायफेशियल लीफ में प्रेजेंट होते हैं, एक पैलिसेड मेसोफिल सेल्स और दूसरे स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स, और ये दोनों ही फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी के साथ कंसर्न है। यहां पर ये बात भी जहन में रहे कि ये जो एपिडर्मिसेस होती हैं, एपिडर्मिसेस में तमाम सेल्स फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते। इनमें एपिडर्मल सेल्स में से सिर्फ जो गार्ड सेल्स होते हैं, एपिडर्मल सेल्स दो किस्म के हैं, एक सब्सिडरी सेल्स होते हैं और एक गार्ड सेल्स होते हैं। गार्ड सेल्स वो हैं जिनके दरमियान स्टोमा या इसका प्लूरल है स्टोमेटा, तो गार्ड सेल्स वो हैं जिनके दरमियान स्टोमेटा पाए जाते हैं।
जबकि अदर देन गार्ड सेल बाकी जितने भी एपिडर्मल सेल्स होंगे वो सब्सिडरी सेल्स कहलाते हैं। तो सब्सिडरी सेल्स में या रेस्ट ऑफ द एपिडर्मल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, इस वजह से वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते। और इसी तरह से आप ये याद रखो कि जो क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर लीफ की सरफेस के ऊपर मौजूद होती है, जाहिर है कि ये नॉन सेलुलर लेयर है, तो ये भी फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होती। फोटोसिंथेसिस या तो गार्ड सेल में परफॉर्म होगा या फिर ये जो मेसोफिल सेल्स हैं इनके अंदर परफॉर्म होगा। और फिर इसी तरह से ये लीफ के अंदर जो वेस्क्यूलर बंडल प्रेजेंट है वो भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते। तो आपको यहाँ पर लीफ के अंदर ये क्लियरली पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस की एक्चुअली साइड क्या है। यानी अगर किसी सवाल में ये पूछा जाए कि क्या लीफ के तमाम सेल्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, तो हरगिज नहीं, लीफ के तमाम सेल्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते। मैंने आपको यहाँ पर बड़ी डिटेल के साथ ये वजाहत कर दी है कि लीफ के कौन कौन से सेल्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और कौन से सेल्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते। अच्छा, उसके बाद देखिए कि ये जो मेसोफिल सेल है इसमें साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट है। तो क्लोरोप्लास्ट विच इज अल्टीमेट साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसका अब हमने डिटेल स्ट्रक्चर देखना है और इसको कोरिलेट करना है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के साथ। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर अगरचे हम सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाले यूनिट के अंदर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, यहाँ पर फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अब इसके जो मुख्तलिफ स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं उसको हम रिलेट करते हैं फोटोसिंथेसिस के इवेंट के साथ। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट बेसिकली ये डबल मेम्ब्रेनस डिस्कॉइड बॉडी होता है। ये आपको डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा और इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर में आपको ये जो डबल मेम्ब्रेनस कवरिंग नजर आ रही है जो इसको सराउंड करती है, दिस डबल मेम्ब्रेनस कवरिंग इज नोन एज एनवेलप। दिस इज नोन एज एनवेलप। और इस एनवेलप के इनसाइड आपको एक ग्राउंड मैस नजर आ रहा है। दिस ग्राउंड मैस इज कॉल्ड स्ट्रोमा। दिस ग्राउंड मैस इज कॉल्ड स्ट्रोमा। और इस स्ट्रोमा के अंदर क्या चीज मौजूद है? इस स्ट्रोमा में जो फोटोसिंथेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको सिर्फ हम यहाँ पे हाईलाइट करते हैं। हालांकि और भी बहुत सारी चीजें आप वो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाले यूनिट के अंदर जब हमने ये क्लोरोप्लास्ट कवर किया था तो उस लेक्चर के अंदर आप दोबारा से उसको वॉच कर सकते हैं और ये बाकी चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हम बाकी चीजों को टच किए बगैर यहाँ पर टू द पॉइंट जो फोटोसिंथेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें उनको हम यहाँ पे हाईलाइट करने लगे। तो स्ट्रोमा के अंदर जो प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर फोटोसिंथेसिस से कंसर्न है वो दरअसल ग्रेना है। ग्रेना क्या होते हैं? ये आपको जो इस तरह से फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स के यूं स्टैक्स नजर आ रहे हैं, फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर एक दूसरे के ऊपर प्लेस होकर ये इस तरह से स्टैक ऑफ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं विच आर कॉल्ड ग्रेना। सिंगुलर वर्ड है ग्रेनम। और इस ग्रेनम को बिल्डअप करने के लिए जो इस तरह के फ्लैटेंड सैक आपको नजर आ रहे हैं, दीज फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड स्मॉलर थाइलेकॉइड। दीज आर स्मॉलर थाइलेकॉइड। तो इस तरह से ये स्मॉलर थाइलेकॉइड जो कि तकरीबन कोई 25 to 50 स्मॉलर थाइलेकॉइड्स ये एक दूसरे के ऊपर प्लेस होकर ये इस तरह से स्टैक ऑफ कॉइन, स्टैक, ठीक है, स्टैक ऑफ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर ये फॉर्म कर रहे हैं। सच अ स्टैक ऑफ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्रेनम। सिंगुलर वर्ड ग्रेनम है और प्लूरल है ग्रेना। तो इस तरह के सेवरल ग्रेना थ्रू आउट द स्ट्रोमा मौजूद हैं। हमने यहां पर बाकी ग्रेना को इग्नोर कर दिया, उनको छुपा दिया, उनको हाईलाइट नहीं किया, सिर्फ एक ग्रेनम को यूं प्रोमिनेंटली यहां पे शो किया हुआ है। असल में स्मॉलर थाइलेकॉइड या ये ग्रेना मेम्ब्रेन्स भी कहलाती हैं, ग्रेना लैमेली भी इन्हें कहा जाता है। इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। हम पिछले लेक्चर्स में जब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को हमने कवर किया था तो आपको उन पिगमेंट्स की अरेंजमेंट बताई थी कि इन द फॉर्म ऑफ फोटोसिस्टम दीज पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन दीज थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन्स। तो चूंकि पिगमेंट इस हिस्से के अंदर मौजूद हैं लिहाजा लाइट की एब्जॉर्प्शन भी इसी हिस्से में होगी और इसी वजह से दिस रीजन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कंसर्न विद लाइट रिएक्शन या लाइट डिपेंडेंट फेज। तो ये लाइट डिपेंडेंट फेज की साइट होगी। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट बॉडी, व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अ लीफ, या व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अ मेसोफिल सेल। और जब फिर मेसोफिल सेल के अंदर आ जाएं
तो वहां पर फिर क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब आगे क्वेश्चंस क्या बनेंगे, आगे अब ये जो दोनों फेजेस हैं फोटोसिंथेसिस के, इनकी साइट आपसे पूछी जा सकती है और इनकी साइट आपको पता होनी चाहिए। जैसे लाइट रिएक्शन की साइट क्या होगी, तो लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर्स इन द ग्रेना रीजन या फिर स्मॉलर थैलेकॉइड, दोनों बातें ठीक होंगी। Why light reaction is concerned with grana, तो रीजन क्या याद रखेंगे, because pigments are present in this region, light is absorbed in this region, therefore this is concerned with light reaction। दूसरी तरफ जो डार्क रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट फेज की अभी हमने बात की थी, तो वो कहां पर परफॉर्म होगा, उसकी साइड क्या है, तो एक्चुअली वो यहां स्ट्रोमा में परफॉर्म होता है। ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन एक मेटाबॉलिक पाथवे परफॉर्म होगा, उसे कहा जाता है केल्विन साइकिल। अभी आप देखिएगा एक सर्कुलर मेटाबॉलिक पाथवे केल्विन साइकिल, ये स्ट्रोमा के अंदर एक्चुअली परफॉर्म होता है। इस तरह से लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन ये दोनों ही क्लोरोप्लास्ट में परफॉर्म होते हैं। यहां पर भी देखिए एक एमसीक्यू बनाया जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर विद इन द क्लोरोप्लास्ट, लाइट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन, ये बोथ ऑफ देम या नन ऑफ देम, तो ये याद रखो कि दोनों ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर परफॉर्म होते हैं। अच्छा, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन इनकी साइट तो हमें पता चल गई और इसके साथ साथ हमें फोटोसिंथेसिस की साइट भी पता चल गई। डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमने साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस को कवर कर लिया। अब जरा आइए कि ये जो दोनों फेजेस हैं, इन दोनों फेजेस में जो मेन एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं वो क्या हैं। तो देखो ये जो लाइट फेज है, लाइट डिपेंडेंट फेज, जिसमें लाइट एब्जॉर्ब होती है, तो लाइट की एब्जॉर्प्शन के नतीजे में होगा क्या, जब यहां पर ये लाइट एब्जॉर्ब होगी तो इसके नतीजे में फोटो सिस्टम्स या ये जो पिगमेंट्स यहां पर प्रेजेंट होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट कर जाते हैं और वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स फौरन यहां से निकलकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फ्लो करते हैं। जब ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन लाइट एब्जॉर्ब होती है फोटो सिस्टम के अंदर, तो इस लाइट की एब्जॉर्प्शन की वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाते हैं और वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फ्लो करते हैं। अभी आपको डिटेल के साथ ये सारी चीजें बताएंगे। तो जब वो इलेक्ट्रॉन्स यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फ्लो करते हैं तो उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी यूटिलाइज की जाती है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कंबाइन करने के लिए, और इस तरह से एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट उन फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए अल्टीमेटली ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू एटीपी। और इसी वजह से यहां पर वाटर मॉलिक्यूल को फिर सैक्रिफाइस किया जाता है, क्योंकि फोटो सिस्टम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाते हैं, फोटो सिस्टम ऑक्सीडाइज स्टेट में आ जाते हैं, तो इनको दोबारा से रिड्यूस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए इस जगह पर वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट किया जाता है। वाटर मॉलिक्यूल की यूं स्प्लिटिंग होगी जब ये वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा क्लोरोफिल के साथ, और इसकी स्प्लिटिंग के नतीजे में ऑक्सीजन यहां से लिबरेट हो जाएगी, जबकि इसके दो इलेक्ट्रॉन्स ये फोटो सिस्टम को दोबारा से रिड्यूस स्टेट में ले आएंगे और बाकी जो इसके हाइड्रोजन है वो इस्तेमाल में आएंगे NADP को रिड्यूस करने के लिए। तो NADP इन दो हाइड्रोजन आइंस और इसके अलावा जो दो इलेक्ट्रॉन्स यहां से फोटो सिस्टम से निकलकर फ्लो करते हुए जा रहे थे, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स और ये हाइड्रोजन NADP में इनकॉर्पोरेट होंगे और फाइनली NADP इज चेंज इनटू NADPH। यूं आप देखिए कि फोटोसिंथेसिस के अंदर ये जो लाइट रिएक्शन था इसमें H2O को इनपुट ऑफ द लाइट रिएक्शन कंसिडर किया जाता है, और जबकि O2 is supposed to be output of the light reaction। आपको ये दोनों पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो कि which one is input of the light reaction, which one is output of the light reaction। जबकि इसके बरक्स आप देखिए कि ये जो दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे सिंथेसाइज हुए ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, ये दोनों लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट्स कहलाएंगी। तो जब आपसे प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन पूछा जाए तो आपने NADPH और ATP को पिक करना है। जब आपसे इनपुट ऑफ लाइट रिएक्शन पूछा जाए तो वाटर, आउटपुट ऑफ लाइट रिएक्शन पूछा जाए तो O2। और दूसरी तरफ डार्क रिएक्शन में क्या होगा, डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन, ये केल्विन साइकिल, ये फिक्स होता है ये कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हैं कि ये ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ कार्बन है, तो इसको यहां पर फिक्स करने के लिए इसे रिड्यूस करना पड़ेगा। तो रिडक्शन के लिए यहां पर ये NADPH मॉलिक्यूल लाइट रिएक्शन से प्रोवाइड किया गया है। तो लाइट रिएक्शन से आने वाला ये NADPH मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन करेगा ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन,
और इसी वजह से ये जो NADPH मॉलिक्यूल है, चूंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन कर रहा होता है, इस वजह से इसे रिड्यूसिंग पावर का नाम दिया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल है, इसे एनर्जी रिच मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है, तो इस वजह से एक्स्ट्रा एनर्जी यहां पर ATP की फॉर्म में प्रोवाइड की जाएगी। इसी वजह से ATP को यहां पर डेजिग्नेट किया गया असिमिलेटिंग पावर। तो जब आपसे पूछा जाए विच मॉलिक्यूल इज designated as reducing power in photosynthesis, NADPH, which molecule is designated as assimilating power in photosynthesis, तो आपने ATP को पिक करना है। तो ये NADPH और ATP ये दोनों लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट्स थी और ये दोनों डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज हो रही हैं। अब आप देखिए कि डार्क रिएक्शन में जब ये NADPH मॉलिक्यूल अपना हाइड्रोजन प्रोवाइड कर देगा तो ये दोबारा से अपनी ऑक्सीडाइज स्टेट में वापस चला जाएगा। इस तरह से इसकी रिसाइकलिंग हो गई। और बिल्कुल इसी तरह से ATP जब इधर एनर्जी इनकॉर्पोरेट कर देता है तो खुद ये दोबारा से ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से ATP की भी रिसाइकलिंग होगी और अब ये दोनों मॉलिक्यूल दोबारा से लाइट रिएक्शन में रिफ्रेश होकर आएंगे और दोबारा से ये रिड्यूसिंग पावर और असिमिलेटिंग पावर का रोल प्ले करना शुरू कर देंगे डार्क रिएक्शन में। अब यहां पर आपसे अगर पूछा जाए कि NADPH और ATP इन दोनों को रिड्यूसिंग पावर और असिमिलेटिंग पावर तो कहते हैं, लेकिन NADPH एक्ट एज रिड्यूसिंग पावर इन लाइट रिएक्शन या इन डार्क रिएक्शन, तो आपने कहना है डार्क रिएक्शन। ठीक है, इसी तरह से ATP इज असिमिलेटिंग पावर ऑफ लाइट रिएक्शन या फिर डार्क रिएक्शन, तो ये भी डार्क रिएक्शन की असिमिलेटिंग पावर है। अगरचे ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं लाइट रिएक्शन की, बट एक्चुअली बोथ ऑफ देम आर यूटिलाइज्ड इन द डार्क रिएक्शन। देयरफॉर इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने डार्क रिएक्शन को क्रेडिट करना है। अच्छा, तो दूसरी तरफ देखो कि जब डार्क रिएक्शन में केल्विन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन हो जाती है, इसमें हाइड्रोजन भी ऐड कर दिया जाता है, इसको रिड्यूस कर दिया जाता है और इसके साथ साथ यहाँ पर एनर्जी भी इनकॉर्पोरेट कर दी जाती है, तो ये एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल में चेंज हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड G3P और PGAL। G3P स्टैंड्स फॉर ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और PGL इसका दूसरा नाम है फॉस्फोग्लाइसर अल्डिहाइड। G3P या PGL ये मॉलिक्यूल केल्विन साइकिल में प्रोड्यूस होने वाला फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जो यहां से लिबरेट होगा। अगरचे केल्विन साइकिल में जो सबसे पहला कंपाउंड है वो अभी हम केल्विन साइकिल को डिटेल के साथ देखते हैं, वहां पर आपको बताएंगे, लेकिन आपने यहां पर ये याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन के नतीजे में जो फर्स्ट फ्री मॉलिक्यूल केल्विन साइकिल से रिलीज होगा वो एक्चुअली G3P या PGAL होगा। तो G3P या PGAL और कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों का यहां पर क्या स्टेटस है, तो इन दोनों का वही स्टेटस है जैसे वाटर और O2 का स्टेटस आपने लाइट रिएक्शन में देखा था, यानी CO2 एक्ट एज इनपुट ऑफ द डार्क रिएक्शन जबकि G3P एक्ट एज आउटपुट ऑफ द डार्क रिएक्शन। तो इस तरह आपने ये सारी बातों को याद रखना है कि इनपुट ऑफ लाइट रिएक्शन क्या है और इनपुट ऑफ डार्क रिएक्शन क्या है, आउटपुट ऑफ लाइट रिएक्शन क्या है और इसी तरह से आउटपुट ऑफ डार्क रिएक्शन क्या है, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज द सिमुलेटिंग पावर, व्हाट इज रिड्यूसिंग पावर, या व्हाट इज द रोल ऑफ NADPH इन द डार्क रिएक्शन। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए क्योंकि MCQs में ये इनके ऊपर, इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर MCQs बनाए जाएंगे। अच्छा, आखिर में ये देखिए कि ये जो G3P मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुआ जो कि बेसिकली एक ट्रायोस मॉलिक्यूल था, इसी के जरिए फिर आगे चलकर ग्लूकोज बनेगा और फिर इसी से आगे चलकर स्टार्च भी प्रोड्यूस होगा या फिर इसी के जरिए जो दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सिंथेसाइज होंगे। तो ये था एक ओवरव्यू फोटोसिंथेसिस का। इसमें आपको ये अंदाजा हो गया कि फोटोसिंथेसिस एक सिंपल सी इक्वेशन नहीं बल्कि ये दो कॉम्प्लेक्स फेजेस पर मुश्तमिल प्रोसेस है और ये दो कॉम्प्लेक्स फेजेस प्लांट बॉडी के अंदर किस जगह पर परफॉर्म होते हैं, इनकी साइट प्लांट बॉडी में क्या है, इनकी साइट लीफ में क्या है, इनकी साइट मेसोफिल सेल्स में क्या है और विद इन क्लोरोप्लास्ट ये दोनों इवेंट लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन किस जगह पर परफॉर्म होते हैं। ये सारी बातें हमने ये अब तक के जो लेक्चर के पॉइंट्स थे उसमें कवर किए हैं। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। तो हम आज के लेक्चर में लाइट रिएक्शन को डिटेल के साथ फर्दर आगे कवर करेंगे। इससे पहले हम एक क्वेश्चन यहां पे ले लें जो अभी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया उसके हवाले से। ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी करेक्ट अबाउट इनपुट्स एंड आउटपुट ऑफ द लाइट एंड डार्क रिएक्शन। तो अब आप देखो ये 4 कॉलम्स बना के दिए हुए,
इनपुट्स ऑफ द लाइट रिएक्शन, आउटपुट्स ऑफ द लाइट रिएक्शन, इनपुट्स ऑफ डार्क रिएक्शन और आउटपुट्स ऑफ द डार्क रिएक्शन। तो उसमें देखिए आप अगर एक कॉलम को पिन पॉइंट कर लें तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप बाकी कॉलम्स को भी पिन पॉइंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इनपुट ऑफ लाइट रिएक्शन G3P तो हरगिज नहीं हो सकता, कार्बन डाइऑक्साइड भी हरगिज नहीं हो सकता। इनपुट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑक्सीजन भी नहीं है। इनपुट ऑफ लाइट रिएक्शन इज एक्चुअली वाटर। तो अगर ये वाटर इनपुट ऑफ लाइट रिएक्शन है, इसका मतलब है कि ये बाकी जो तीन ऑप्शंस हैं फिर इसका मतलब वो गलत होंगे, क्योंकि वो पहला ही कॉलम मैच नहीं कर रहा तो बाकी कॉलम कैसे मैच कर सकते हैं। तो इस तरह से ए बी सी को स्किप कर देंगे, डी बिल्कुल श्योरली आंसर होगा। आप बेशक इसको फर्दर कंफर्म कर लें कि इनपुट ऑफ लाइट रिएक्शन इज H2O, आउटपुट ऑफ द लाइट रिएक्शन इज O2, इनपुट ऑफ द डार्क रिएक्शन इज CO2 एंड आउटपुट ऑफ द डार्क रिएक्शन इज G3P। तो इस तरह से राइट आंसर यहां पर क्या बन जाएगा, डी। तो डी इज द राइट आंसर। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह से एक और क्वेश्चन आप देखिए यहां पर, which of the following are products of light reaction of photosynthesis that are utilized in the Kelvin cycle। अभी हमने इसके ऊपर बड़ी वजाहत से रोशनी डाली कि वो कौन से मॉलिक्यूल है लाइट रिएक्शन के जो आगे जाकर डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज होंगे। क्या कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्लूकोज है? नो। H2O और O2 है? नो, ये भी लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स नहीं है। ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और NADP है? हर केस नहीं, ये भी नहीं है। और क्या इलेक्ट्रॉन्स और H+ आइंस हैं? तो इलेक्ट्रॉन्स अगरचे रिलीज जरूर होते हैं लाइट रिएक्शन के दौरान, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली जाकर वहां फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज नहीं हो रहे होते। ये पहले यूटिलाइज होते हैं NADP को रिड्यूस करने में, और फिर NADPH जब बन जाता है तो ये आगे जाकर फिर कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन में हिस्सा लेता है। बहरहाल ये किसी हद तक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ऑप्शन हो सकता है, अदरवाइज बाकी ऑप्शन तो टोटली इररिलेवेंट हैं, वो तो बिल्कुल स्किप किए जा सकते हैं। लेकिन आखिरी ऑप्शन आप देखिए, आखिरी ऑप्शन देखते ही आपके जहन में रोशनी सी आनी चाहिए कि ATP एंड NADPH these are the products of light reaction and these two products are utilized in the dark reaction, therefore the right answer must be E। ठीक है, तो राइट आंसर इस तरह से ये E बन जाएगा यहाँ। अच्छा, उसके बाद अब ये मैकेनिज्म ऑफ लाइट डिपेंडेंट फेज या लाइट रिएक्शन को फर्दर आगे अब डिटेल के साथ हम कवर करते हैं। देखिए, ये जो लाइट डिपेंडेंट फेज या लाइट रिएक्शन है, इसमें कुछ इवेंट ऐसे हैं जो लाइट रिएक्शन के दौरान लाजमी होंगे और कुछ इवेंट ऐसे हैं जो कभी होंगे और कभी नहीं होंगे। यहां पर आपकी तवज्जो दरकार है कि वो कौन से इवेंट्स हैं जो लाइट रिएक्शन के दौरान लाजमी होते हैं और वो कौन से इवेंट हैं जो लाइट रिएक्शन के दौरान हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। यानी वो लाजमी इवेंट नहीं है, वो ऑप्शनल है, हो भी सकते हैं और नहीं। तो ये आपने यहाँ पर फोकस करना है। देखो, लाइट रिएक्शन में क्या काम होगा। सबसे पहला जो काम है ना लाइट रिएक्शन में, वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फोटोसिस्टम और उसके नतीजे में एक्साइटेशन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन। फोटोसिस्टम हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, ये पिगमेंट्स के क्लस्टर्स होते हैं और ये सबसे पहले ये लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, और जब इनमें लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी तो उसके नतीजे में इनके इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाएंगे, एक्साइटेशन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन। और ये एक ऐसा इवेंट है जो लाइट रिएक्शन के दौरान लाजमी होता है। ठीक है, ये कंपलसरी इवेंट है, याद रख लीजिए। उसके बाद फिर क्या होगा कि जो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए थे, अब यही इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, फ्लो ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फोटोसिस्टम थ्रू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो आप याद रखो कि ये इवेंट भी लाजमी होना है जब लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी फोटोसिस्टम के अंदर, और उस लाइट एनर्जी के एब्जॉर्प्शन के बाद फोटोसिस्टम के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट कर जाएंगे, तो वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स फिर फ्लो भी जरूर करेंगे। तो ये दूसरा इवेंट भी कंपलसरी इवेंट है जो लाइट रिएक्शन में लाजमी होगा। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि ये जो फ्लो ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है, इस दौरान में क्या होता है कि इन फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यूटिलाइज होती है प्रोटॉन्स को पंप करने में। अभी आगे आपको मैकेनिज्म के अंदर दिखाएंगे कि किस तरह से ये फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स की पंपिंग में इन्वॉल्व होते हैं। इनकी वजह से प्रोटॉन की पंपिंग होगी और नतीजे में प्रोटॉन जब थैलेक्वाइडकीनर स्पेस के अंदर गैदर हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो उन प्रोटॉन्स की वजह से फिर एक एंजाइम है ATP सिंथेज एंजाइम, जो कि ADP के अंदर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड करके ATP बनाता है। तो ये जो एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप पे इन
ADP, दिस इज नोन एज फॉस्फोरिलेशन। और चूंकि ये लाइट की मौजूदगी में फॉस्फोरिलेशन हो रहा है तो इस वजह से इसको फोटोफॉस्फोरिलेशन कहा जाएगा। तो इस तरह से ये जो फोटोफॉस्फोरिलेशन ऑफ ADP है टू मेक ATP बाय केमियोस्मोसिस। केमियोस्मोसिस का क्या मतलब है, ये भी आगे इसके ऊपर हम डिटेल के साथ डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो ये इवेंट भी ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन लाजमी होना है। ठीक है बच्चों, तो आपने ये 3 इवेंट कंपलसरी इवेंट के तौर पर याद रखने के लाइट रिएक्शन में क्या होता है, लाइट एब्जॉर्ब होती है, इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन हो जाती है और वो फिर एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं और जब वो फ्लो करते हैं तो उन फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है ADP को ATP में कन्वर्ट करने के लिए, यानी फोटोफॉस्फोरिलेशन हो जाएगा। तो ये 3 कंपलसरी इवेंट है दैट मस्ट अकर ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। लेकिन यहां पर देखो, ये जो सेकंड स्टेप हमने जिक्र किया, फ्लो ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, ये 2 किस्म का है। एक है नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। नॉन साइक्लिक का मतलब है कि जिस फोटो सिस्टम से ये इलेक्ट्रॉन अराइज होंगे उस फोटो सिस्टम में वापस नहीं आएंगे बल्कि ये किसी और जगह पर चले जाएंगे। ये इस किस्म का जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा उसे कहा जाएगा नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। और दूसरा यहां पर साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, यानी जिस फोटो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन अराइज होंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फ्लो करते हुए वापस उसी फोटो सिस्टम में आ जाएंगे, इस किस्म का इलेक्ट्रॉन फ्लो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो कहलाता है। तो यूं ये नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो या साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, ये दोनों में से कोई एक टाइप का इलेक्ट्रॉन फ्लो इन्वॉल्व होता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो का होना ये कंपलसरी इवेंट है। याद रखो कि फ्लो ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन दिस इज कंपलसरी इवेंट, बट विच टाइप ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स, आइदर नॉन साइक्लिक टाइप या साइक्लिक, ये दोनों में से कोई एक इवेंट परफॉर्म होगा। ये अल्टरनेटिवली ये इवेंट परफॉर्म होते हैं, या तो फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन के दौरान आपको नॉन साइक्लिक टाइप का इलेक्ट्रॉन फ्लो नजर आएगा, या फिर फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन में आपको साइक्लिक टाइप का इलेक्ट्रॉन फ्लो नजर आएगा। लिहाजा किसी ऑप्शन के अंदर अगर इनमें से कोई ऑप्शन गिवन है तो आपने उसको कंपलसरी इवेंट सपोज नहीं करना, ये ऑप्शनल इवेंट कंसिडर किया जाएगा। अच्छा, इसी तरह से आप देखिए कि दोनों इलेक्ट्रॉन फ्लो के दौरान, जैसे अभी हमने जिक्र किया था ना कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है तो फोटोफॉस्फोरिलेशन ऑफ ADP टेक प्लेस होता है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन फ्लो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो इस दौरान में जो फोटोफॉस्फोरिलेशन है उसे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहा जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से जब साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो इस दौरान में साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन परफॉर्म होना है। तो ये दोनों भी इसी तरह से ओकेजनल इवेंट्स हैं, कभी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन आपको देखने को मिलेगा और कभी साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। लिहाजा अगर किसी क्वेश्चन के ऑप्शंस के अंदर इनमें से कोई गिवन है तो उसको भी आपने कंपलसरी इवेंट सपोज नहीं करना, ये भी अल्टरनेटिव इवेंट हैं, कभी ये वाला इवेंट होगा और कभी ये इवेंट होगा। यहां पर देखो इस तरह भी सवाल पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इवेंट्स करस्पॉन्ड टू ईच अदर। तो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के साथ करस्पॉन्ड कर रहा है क्योंकि इस दौरान में ये इवेंट होना है, और इसी तरह से साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के साथ करस्पॉन्ड कर रहा है। तो इस तरह से भी यहां पर क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो आपको यहां पर कंपलसरी इवेंट्स का भी अंदाजा हो गया कि कौन से इवेंट ऐसे हैं जो लाजमी होंगे, और आपको यह भी पता चल गया कि कौन से इवेंट ऐसे हैं जो कभी होंगे और कभी नहीं होंगे। ठीक है, तो अब हम मजीद इसकी डिटेल में दाखिल होते हैं। देखिए यहां पर एक क्वेश्चन पहले हम ले लें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट मस्ट अकर ड्यूरिंग लाइट डिपेंडेंट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी लाइट रिएक्शन में कौन सा इवेंट है जो लाजमी होगा। तो मैंने अभी आपसे अर्ज किया था कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फोटोसिस्टम एंड एक्साइटेशन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन ये कंपलसरी इवेंट है। Then flow of excited electron of photosystem through an electron transport chain, this is another compulsory event that must occur. And then non-cyclic photophosphorylation, तो ये जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है ये कभी होता है और कभी इसकी जगह साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हो जाता है। इस वजह से इसको हम कह सकते हैं कि इट मस्ट नॉट अकर, ठीक है, या इसको कहें इट मे अकर। मस्ट नॉट के बजाय इसको कहना चाहिए इट मे अकर ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ये ऐसा इवेंट नहीं है जिसको आप ये कहें कि इट मस्ट अकर ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। लिहाजा यहां पर आंसर क्या होना चाहिए, 1 and 2 ओनली होना चाहिए। तो 1 and 2 only is given in the option number D, तो right answer is D। अच्छा, इसी तरह से यहां पर एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन की वर्डिंग चेंज हो गई
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट मे और मे नॉट अकर ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। वही बात जो मैं अभी आपसे कह रहा था कि इन तीन इवेंट में से कौन सा इवेंट है विच मे और मे नॉट अकर, तो वो है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, यानी 3 ओनली, एंड 3 ओनली इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से राइट आंसर इज सी। फिर इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखिए, अगेन वर्डिंग चेंज की हमने कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स आर इन्वॉल्व इन लाइट डिपेंडेंट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो एक्चुअली देखो ये तीनों ही लाइट डिपेंडेंट फेज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अब इनमें से अगरचे ये 1 और 2 लाजमी इन्वॉल्व होते हैं और ये कभी इन्वॉल्व होता है और कभी नहीं होता, लेकिन बहरहाल यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट पूछी जा रही है तो इन्वॉल्व तो ये तीनों होते हैं। इस वजह से यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए, 1, 2 एंड 3। तो ये ऑप्शन एफ ये यहाँ पर करेक्ट होगा। आप कहेंगे कि किसी क्वेश्चन में क्या इतने सारे ऑप्शन दिए जाते हैं? इतने सारे नहीं दिए जाते, ऑप्शन 4 ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ जो कि आपको फेमिलराइज करना था इन तमाम क्वेश्चन के साथ, इस वजह से यूं मल्टीपल ऑप्शंस बनाकर दिखाएं कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकें कि यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो एक्चुअली ऑप्शंस 4 ही होंगे जी। उसके बाद अब वापस आते हैं हम ये मैकेनिज्म ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की तरफ, क्योंकि अभी जैसे हमने जिक्र किया कि लाइट रिएक्शन के दौरान ये 2 मुख्तलिफ किस्म के पाथवेज हैं। जब लाइट अब्जॉर्ब हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट करेंगे, तो अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो या तो नॉन साइक्लिक वे में होगा या साइक्लिक, और इस दौरान में फोटोफॉस्फोरिलेशन भी होना है, तो या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होगा या साइक्लिक। तो अभी हम पहले यहां पर डिस्कस करने लगे हैं मैकेनिज्म ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। बच्चों याद रखो कि फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन में नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो और फिर इस दौरान में होने वाला ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन ये प्रीडोमिनेंट पाथवेज हैं। प्रीडोमिनेंट पाथवेज का मतलब ये है कि ये लाजमी टेक प्लेस होंगे, जबकि साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो और फिर उस दौरान होने वाला साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन वो कभी कभार होता है। वो किस वक्त होता है, कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें प्लांट्स नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन से साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन पर शिफ्ट होते हैं, इस बात को भी आपने आइडेंटिफाई करना है। ये अभी हमारे डिस्कशन में ये पॉइंट आने वाले हैं। तो हम यहाँ पर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के इवेंट्स को अगर एनालिस्ट करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फोटोसिस्टम 2 एंड एक्साइटेशन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन नजर आएगा। उसके बाद फिर आपको फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नजर आएगा, फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम फोटोसिस्टम 2 टू फोटोसिस्टम 1 थ्रू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपको दिखाई देगा, और उसके बाद फोटोफॉस्फोरिलेशन ऑफ एडीपी बाय केमियोस्मोसिस and then absorption of light by photosystem 1 and excitation of its electron, and then electron flow from photosystem 1 to NADP positive through an electron transport chain, and then reduction of NADP. तो ये सारे इवेंट नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा, अब ये जो जितने भी इवेंट्स अभी आपने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में ऑब्जर्व किए हैं, तो इनमें से बाज इवेंट अभी आपको आगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में भी नजर आएंगे। तो इस तरह यहां पर अक्सर सवाल बनते होते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स आर कॉमन बिटवीन नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज रिलेटेड टू नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो आपको वो इवेंट जो स्पेसिफिक हैं नॉन साइक्लिक के साथ वो पता होने चाहिए, और जो इवेंट नॉन साइक्लिक और साइक्लिक के दरमियान कॉमन है वो आपको पता होने चाहिए। ये कैसे पता चलेगा, अभी हम इसकी ये डिटेल में जाते हैं, तो आपको ये हर एक इवेंट को समझना होगा और उससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहला जो इवेंट है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फोटोसिस्टम 2 एंड एक्साइटेशन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन, ये कैसे होगा। देखो यहां पर होता ये है कि ये जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है विच इज आल्सो कॉल्ड जी स्कीम, अभी आपको बताते हैं कि इसको जी स्कीम क्यों कहा जाता है। तो इस दौरान में दोनों फोटोसिस्टम एक्चुअली यूटिलाइज होंगे, ठीक है। तो दोनों फोटोसिस्टम अगरचे यूटिलाइज होने, लेकिन हम फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग पहले फोटोसिस्टम 2 की एक्टिविटीज को यहां पर पॉइंट आउट करेंगे कि फोटोसिस्टम 2 के साथ यहां पर क्या हो रहा है। तो हमने जैसे सबसे पहला इवेंट यहां पे अभी पॉइंट आउट किया था कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फोटोसिस्टम 2। ये देखिए सनलाइट यहां पर फोटोसिस्टम 2 के एंटीना कॉम्प्लेक्स के ऊपर एब्जॉर्ब हो रही है, और उसके बाद फिर इस लाइट एनर्जी की ट्रांसमिशन होती है टू द रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम 2,
और फोटोसिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर में जो क्लोरोफिल ए मौजूद है उसे कहा जाता है P680। व्हाई इट इज कॉल्ड P680, ये आपको बात पहले भी समझाई थी फोटोसिस्टम जब हमने डिस्कस किए थे कि दरअसल ये जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम 2 में मौजूद है, ये अपने साथ एसोसिएटेड प्रोटीन्स की वजह से, क्योंकि इसके साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के मॉलिक्यूल एसोसिएटेड होते हैं, तो उनकी वजह से इसकी जो मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो 680 नैनोमीटर की लाइट है। हालांकि जो क्लोरोफिल ए ऑप्टिमम वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है वो 660 नैनोमीटर की है। ठीक है, ये बात भी हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट वाले केस में पढ़ चुके हैं। तो लेकिन ये एसोसिएटेड प्रोटीन्स की वजह से, जो यहाँ पर फोटोसिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर के साथ एसोसिएटेड प्रोटीन, उनकी वजह से इसकी जो मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो दरअसल 680 नैनोमीटर, इस वजह से इसको नाम दिया गया है P680। अच्छा, अब ये जो P680 फोटोसिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर में मौजूद है, जब ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो मैंने आपसे ये कहा था कि लाइट एब्जॉर्ब करने पर इसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट कर जाते हैं। तो अब ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स यहां से फ्लो करना शुरू कर देंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल जाते हैं फोटोसिस्टम 2 से, तो इसके नतीजे में क्या होगा? इसके नतीजे में दरअसल फोटोसिस्टम 2 के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी। देखिए, फोटोसिस्टम 2 जब ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो केमिस्ट्री के टर्म्स में हम ये कहेंगे कि फोटोसिस्टम 2 एक्चुअली ऑक्सीडाइज हो गया है, लेकिन हम यहां पर नॉन टेक्निकल टर्म्स में ये कहेंगे कि फोटोसिस्टम 2 के अंदर इलेक्ट्रॉन होल्स क्रिएट हो गए हैं। और कितने इलेक्ट्रॉन होल्स क्रिएट होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होल्स क्रिएट हो जाएंगे। देखिए, यहां पर रिलेशंस आपने याद रखने। मिसाल के तौर पर यहां पर हम शो कर रहे हैं 2 फोटॉन्स की एब्जॉर्प्शन इंडिकेट की जा रही है यहां पर। वैसे तो लाइट के अंदर बहुत सारे फोटॉन्स मौजूद होते हैं जब कोई भी लाइट बीम यहां पर इस तरह से एक्सर्ट होगा, लेकिन हम यहां पर अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ये आपको इंडिकेट करें कि 2 फोटॉन्स की एब्जॉर्प्शन हुई है, तो उसके नतीजे में 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए और 2 इलेक्ट्रॉन होल्स यहां पर क्रिएट हुए। यानी जितने फोटॉन्स एब्जॉर्ब होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे। यहां पर एक सवाल बनता होता है कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड इन फोटोसिस्टम 2 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड फ्रॉम फोटोसिस्टम 2, और वो रेशियो क्या होगा? वो रेशियो होगा 1:1, यानी जितने फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर यहां पर अगर 20 फोटॉन्स एब्जॉर्ब होते तो 20 इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन इंडिकेट की जाती है। अच्छा, अब ये जो फोटोसिस्टम 2 में इलेक्ट्रॉन होल्स की डेफिशिएंसी क्रिएट हुई है, जिसको हमने इलेक्ट्रॉन होल्स का नाम दिया है, तो इन इलेक्ट्रॉन होल्स की फिलिंग यहां पर रिक्वायर्ड है, क्योंकि जब तक ये इलेक्ट्रॉन होल्स फिलअप नहीं होते तो रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करता। अब इन इलेक्ट्रॉन होल्स की फिलिंग कैसे होती है? देखो, इन इलेक्ट्रॉन होल्स की फिलिंग के लिए यहां पर एक और इवेंट परफॉर्म होगा जिसको अभी हमने एनालिस्ट किया था, वो है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। होगा ये कि जब ये फोटोसिस्टम लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है और ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके ऑक्सीडाइज स्टेट में आ जाता है, तो ये ऑक्सीडाइज्ड फोटोसिस्टम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है। जो भी मॉलिक्यूल खुद ऑक्सीडाइज हो जाए तो वो दरअसल एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है। तो अब ये चूंकि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन चुका है, लिहाजा ये फोटोसिस्टम 2 जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा उस वक्त, या यूं समझ लें कि वाटर इसके साथ रिएक्ट करेगा, और वाटर इसके साथ रिएक्ट करते ही ये स्प्लिट कर जाएगा, क्योंकि वाटर एक रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल है, इसके पास चूंकि हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये ऑक्सीजन की एक रिड्यूस्ड फॉर्म कहलाता है, और जब ये इस ऑक्सीडाइज फोटोसिस्टम के साथ रिएक्ट करता है तो दिस ऑक्सीडाइज फोटोसिस्टम ऑक्सीडाइजेज द वाटर। वाटर की ऑक्सीडेशन हो जाएगी यहां पर विद हेल्प ऑफ फोटोसिस्टम 2, जब ये फोटोसिस्टम 2 के साथ वाटर रिएक्ट करता है। ये रिएक्शन दरअसल एक एंजाइम की मौजूदगी में होता है, दैट एंजाइम इज नोन एज जी एंजाइम। उस एंजाइम का नाम जी एंजाइम है, उस एंजाइम को जेड एंजाइम का नाम दिया जाता है। किस वजह से? क्योंकि इस पाथवे को जेड स्कीम या जी स्कीम कहा जाता है, इस मुनासबत से इस एंजाइम का नाम भी जी एंजाइम रखा गया है। तो ये जी एंजाइम कौन सा एंजाइम है? विच रिएक्ट्स
वाटर विद फोटोसिस्टम 2। और इस रिएक्शन के नतीजे में प्रोडक्ट्स क्या बनेंगी, आप जानते हैं कि 2H+ आइंस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड हाफ O2 बनेगा। और इसमें से देखो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फोटोसिस्टम 2 के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे ताकि फोटोसिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन होल्स की फिलिंग हो सके, वो जो डेफिशिएंसी यहां पर क्रिएट हुई थी वो कंपनसेट हो सके। तो इस तरह से ये जो इवेंट आपने मुलाहिजा किया, वाटर की स्प्लिटिंग हुई है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, दिस इज नोन एज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। इस चीज को फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहा जाता है। अब ये जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर है ये कैसे परफॉर्म हुई है, ये बात आपको माइंड में रहनी चाहिए कि फोटोलाइसिस उस वक्त परफॉर्म होता है जब वाटर रिएक्ट्स विद द फोटोसिस्टम 2। यहां पर अक्सर सवाल बनते होते हैं कि व्हेन फोटोलाइसिस अकर्स, तो उसमें ऑप्शंस दिए होंगे व्हेन वाटर रिएक्ट्स विद फोटोसिस्टम 2 या वाटर रिएक्ट्स विद फोटोसिस्टम 1 या वाटर रिएक्ट्स विद लाइट। तो आपने याद रखना है कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कब होगा, व्हेन इट रिएक्ट्स विद फोटोसिस्टम 2। और इसी तरह से ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की प्रोडक्ट्स क्या बनती हैं ये आपको बिल्कुल क्लियर हो। अच्छा, द रिएक्शन बिटवीन फोटोसिस्टम 2 एंड वाटर इज कैटलाइज्ड बाय लाइट या फिर जी एंजाइम। तो जी एंजाइम, जबकि द इलेक्ट्रॉन होल्स इन द फोटोसिस्टम 2 इज क्रिएटेड बाय लाइट, क्योंकि लाइट के फोटॉन्स एब्जॉर्ब होंगे, उसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर यहां से निकलें, तो तब ये इलेक्ट्रॉन होल्स यहां पे फॉर्म हुए। इस वजह से इलेक्ट्रॉन होल्स किसके जरिए बने, इलेक्ट्रॉन होल्स की फिलिंग किसके जरिए हो रही है, हाउ द इलेक्ट्रॉन होल्स ऑफ फोटोसिस्टम 2 आर फिल्ड अप। तो आपने याद रखना है कि बाय द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर रिलीज्ड फ्रॉम द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, दे आर यूज्ड टू फिल अप द इलेक्ट्रॉन होल्स ऑफ फोटोसिस्टम 2। तो यूं बहुत सारे क्वेश्चन इस जगह से बनाए जा सकते हैं, आपने इन तमाम इवेंट्स के ऊपर नजर रखनी है। अच्छा, अब ये जो फोटोसिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन्स निकले ये कहां गए, और यहां पर आपको डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि ये फोटोसिस्टम के 2 इलेक्ट्रॉन्स जो एक्साइट होकर यहां से निकले हैं, इनको हम ये ऊपर जाता हुआ दिखा रहे हैं। असल में देखिए ये जो डायग्राम हम यहाँ पे ड्रॉ करें ना, ये ग्राफ के ऊपर ये डायग्राम बन रही है और यहां पर हमने एक एनर्जी लेवल इंडिकेट किया हुआ, एनर्जी लेवल, ये लो एनर्जी लेवल, यानी कोई चीज अभी यहां पर आपको इस ग्राफ के ऊपर नीचे दिखाई गई है तो वो लो एनर्जी लेवल पर है, और जिस चीज को हम यहां पर ऊपर दिखाएंगे तो वो हाई एनर्जी लेवल पर होगी। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन्स भी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस वजह से हम यहां पर इनको ऊपर जाता हुआ दिखा रहे हैं। एक्चुअली तो ये फोटोसिस्टम 2 के साथ ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एसोसिएटेड होती है, ये इलेक्ट्रॉन उनके अंदर फ्लो करते हैं, लेकिन यहां पर हम डायग्राम के अंदर इन इलेक्ट्रॉन्स को ये ऊपर जाता हुआ दिखाएंगे। अब ये ऊपर कहां चले गए, तो ऊपर आप देखिए कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पहला मॉलिक्यूल है, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करते हैं। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटोसिस्टम 2 बेसिकली ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, इसे यूबीक्विनोन भी कहा जाता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज यूबीक्विनोन। तो ये यूबीक्विनोन मॉलिक्यूल जो कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में सबसे पहले इसने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया, इस वजह से ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। और ये मॉलिक्यूल कौन सा है, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यूबीक्विनोन। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फ्लो करवाएगा। और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसके अंदर सबसे पहले आपको प्लास्टोक्विनोन नजर आ रहा है, यूबीक्विनोन के बाद प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन के बाद फिर आपको साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर 2 साइटोक्रोम के मॉलिक्यूल्स हैं, साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F। और उसके बाद फिर देखिए क्या होगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से फ्लो करते हुए साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से गुजरेंगे, तो आप देख रहे हैं कि हमने इनका एनर्जी लेवल यहां पर यूं थोड़ा सा डिक्रीज कर दिया है। एक्चुअली जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से गुजरते हैं तो उस वक्त इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है एटीपी की फॉर्मेशन के अंदर। कैसे यूटिलाइज हो जाती है, याद रखो कि यहां पर वो केमियोस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ एटीपी इन्वॉल्व होगा। केमियोस्मोसिस क्या मैकेनिज्म है वो अभी अलग से आपको पॉइंट आउट करते हैं, पर आप याद रखिए कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से पास करेंगे फोटोसिस्टम
से निकलने वाले, फोटोसिस्टम 2 से निकलने वाले ये इलेक्ट्रॉन जब अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरते हुए साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से पास होते हैं तो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स स्टिमुलेट हो जाता है। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जो 2 साइटोक्रोम मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल है, ये ना सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है बल्कि ये एक प्रोटॉन पंप भी है। यानी जब इलेक्ट्रॉन इसके थ्रू मूव करते हैं तो ये स्टिमुलेट हो जाएगा और ये प्रोटॉन्स की पंपिंग शुरू कर देगा फ्रॉम स्ट्रोमा टू थाइलेकोइड इनर स्पेस। देखो यहाँ पर ये मैं एक इवेंट पॉइंट आउट कर रहा हूं जिसको आगे अभी हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ये आप देख रहे हैं ये प्रोटॉन्स हैं और ये प्रोटॉन्स ये पंप होकर कहां पर इकट्ठे हो रहे हैं, ये है असल में ल्यूमेन ऑफ द थैलेकॉइड। ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड ये आप सपोज कर लो ये स्ट्रोमा साइड है, तो स्ट्रोमा साइड से ये ल्यूमेन ऑफ द थैलेकॉइड की तरफ प्रोटॉन्स की पंपिंग हो रही है विद द हेल्प ऑफ दिस साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। और इस पंपिंग के नतीजे में जब ल्यूमेन के अंदर ये बहुत ज्यादा प्रोटॉन्स जमा हो जाते हैं, प्रोटॉन्स का एक ग्रेडियंट यहां पे एस्टेब्लिश हो जाता है। सो दिस प्रोटॉन ग्रेडियंट एक्टिवेट्स एन एंजाइम known as ATP synthase which actually adds inorganic phosphate to the ADP। देखो यहाँ पर ये inorganic phosphate का अब आपको ये एडिशन यहाँ पे शो कर रहे हैं क्योंकि जब ये प्रोटॉन्स की पंपिंग हो, ये प्रोटॉन्स यहाँ पे इकट्ठे हुए तो इन प्रोटॉन्स के जरिए ATP सिंथेज ने ADP के अंदर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड किया एंड दिस वे ATP इज प्रोड्यूस्ड। तो आपने देखा कि जो एनर्जी फोटॉन्स के पास थी वो इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन में यूटिलाइज हुई और एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करते हैं तो फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी प्रोटॉन्स को पंप करने में इस्तेमाल हुई। और ये जो प्रोटॉन्स की पंपिंग के नतीजे में प्रोटॉन्स का एक यहाँ पर ग्रेडियंट स्टैब्लिश हुआ था, तो इस प्रोटॉन ग्रेडियंट ने दरअसल ATP सिंथेज को एक्टिवेट किया जिसके जरिए ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंबाइन हुए और ये बन गया है ATP। तो ये वाला जो इवेंट यहां परफॉर्म हुआ है ना, ये इवेंट है फॉस्फोरिलेशन इवेंट। फॉस्फोरिलेशन किसकी हुई है? ADP की। अगर आपसे पूछा जाए ना कि ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन विच मॉलिक्यूल इज फॉस्फोरिलाइज्ड, तो फॉस्फोरिलाइज्ड कौन हो रहा है? ADP की फॉस्फोरिलेशन हो रही है। और फॉस्फोरिलेटिंग एजेंट कौन सा है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ADP इज फॉस्फोरिलेटेड और इसकी फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म कौन सी है? ATP। And which enzyme adds inorganic phosphate into the ADP? तो ATP synthase, यहां पर एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है ATP synthase, आपने इसका नाम याद रखना है। तो with the help of this ATP synthase this activity is performed। तो इस तरह से फोटॉन्स की एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में यूटिलाइज हुई और फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी प्रोटॉन्स की पंपिंग में यूटिलाइज हुई और प्रोटॉन ग्रेडियंट ATP सिंथेज को एक्टिवेट करता है जिससे ATP फॉर्म होता है। सो इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं द एनर्जी ऑफ फोटॉन इज ट्रांसमिटेड टू द एनर्जी ऑफ द ATP, यानी रेडिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नाउ कन्वर्टेड इनटू केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये जो कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म आपने मुलाहिजा किया जिसके दौरान आप ये इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन देख रहे थे, फिर उसका फ्लो देख रहे थे, फिर प्रोटॉन की पंपिंग देख रहे थे और उसके नतीजे में ATP की सिंथेसिस देख रहे थे, दिस होल मैकेनिज्म इज कॉल्ड केमियोस्मोसिस। अभी हम इस मैकेनिज्म को अलग से एक और डायग्राम के अंदर भी अंडरस्टैंड करेंगे, आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल वाजे हो जाएगा। अच्छा बच्चों, तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी यूं लूज करके आगे जब बढ़ते हैं तो आगे आप देखिए कि प्लास्टोसाइनिन यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो इनका इस्तकबाल करता है और थ्रू प्लास्टोसाइनिन अल्टीमेटली दीज इलेक्ट्रॉन्स आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द फोटोसिस्टम 1। फोटोसिस्टम 1 के अंदर जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पर इनकॉर्पोरेट होंगे तो ऑलरेडी फोटोसिस्टम 1 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर चुका होगा। वो क्यों? क्योंकि फोटोसिस्टम 1 भी दरअसल लाइट एब्जॉर्ब करता है, इसके भी एंटीना कॉम्प्लेक्स पर लाइट एब्जॉर्ब होती है और यहां से रिएक्शन सेंटर की तरफ लाइट माइग्रेट करेगी और उसकी वजह से रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम 1 लूजेस द इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर भी एज यूजुअल हम 2 फोटॉन्स की एब्जॉर्प्शन इंडिकेट कर रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन यहां पे शो करेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स वो एक्साइट होने के बाद यहां से लॉस हो जाएंगे। इस तरह से यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन होल्स क्रिएट होंगे। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होल्स यहां पे क्रिएट हुए हैं, these 2 electron holes are filled up by the electrons which are coming from the photosystem 2। तो आपने नोट किया कि
फोटोसिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन होल की फिलिंग कैसे हुई थी? बाय द इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिलीज फ्रॉम द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। और जबकि फोटोसिस्टम 1 के इलेक्ट्रॉन होल की फिलिंग कैसे हो रही है? इसके इलेक्ट्रॉन होल्स की फिलिंग हो रही है उन इलेक्ट्रॉन्स के जरिए जो फोटोसिस्टम 2 से आ रहे थे। तो दोनों फोटोसिस्टम के इलेक्ट्रॉन होल्स की फिलिंग डिफरेंट वे में हो रही है। यहाँ पर बच्चों एक और बात बड़ी केयरफुली याद रखना है कि ये जो फोटोसिस्टम 1 के इलेक्ट्रॉन होल की फिलिंग हुई है बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द फोटोसिस्टम 2, ये दरअसल नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में हुई है। लेकिन जब आपसे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन मैकेनिज्म में पूछा जाएगा कि फोटोसिस्टम 1 के इलेक्ट्रॉन होल की फिलिंग कैसे होती है, तो वहां पर आपने ये आंसर नहीं देना। वहां पर आप देखिएगा कि फोटोसिस्टम 1 के अपने ही इलेक्ट्रॉन्स वापस उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे और इस तरह से उसके इलेक्ट्रॉन होल्स की फिलिंग हो जाएगी। तो ये दरअसल आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट नजर आ रहे हैं साइक्लिक और नॉन साइक्लिक के दौरान। अच्छा, इस दौरान में आप देखिए कि जो फोटोसिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर निकले थे, अब इनकी मंजिल क्या है? ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन यहां पर एक और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का एक कंपोनेंट है, जैसे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटोसिस्टम 1 कहेंगे। तो ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटोसिस्टम 1 है, ये बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स है ऑफ मैनी प्रोटीन्स। यहाँ पर कोई एक सिंगल प्रोटीन मॉलिक्यूल नहीं है, इस वजह से किसी एक का नाम यहाँ पर लेना ज्यादती हो जाएगी। इस वजह से हमने यहाँ पर जस्ट प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहा है, जबकि यहाँ पर जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था वो एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल था, यूबिक्विनोन। तो इस वजह से उसको हमने यहाँ पे पॉइंट आउट किया था, यहाँ पे हम उसको पॉइंट आउट नहीं कर रहे। तो फोटोसिस्टम 1 का जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करने के बाद आगे मुंतकिल करता है इनटू फेरेडॉक्सिन। एक और इलेक्ट्रॉन कैरियर है फेरेडॉक्सिन। अब ये इलेक्ट्रॉन फेरेडॉक्सिन के जरिए आगे एक और इलेक्ट्रॉन कैरियर के अंदर फ्लो करेंगे, दैट इज NADP रिडक्टेज। बट NADP रिडक्टेज अब फाइनली इन इलेक्ट्रॉन्स को इनकॉर्पोरेट कर देगा इनटू NADP प्लस। NADP प्लस इसके साथ दो हाइड्रोजन आइंस भी कंबाइन हो जाएंगे जो यहाँ वाटर से निकले थे, और ये हाइड्रोजन आइंस यहां से जाकर इसके साथ कंबाइन करते हैं, इसके साथ ये दो इलेक्ट्रॉन्स भी कंबाइन हो जाएंगे और अल्टीमेटली अब ये चीज बन जाएगी NADPH, दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, तो इस तरह से ये जो रिड्यूसिंग पावर है ये इस जगह पर सिंथेसाइज हो रहा है। अच्छा, तो ये आपने जो पाथवे अब नोट किया, इस पाथवे में आप देख रहे हैं कि ये दो आपको मॉलिक्यूल्स हासिल हुए हैं, एक ATP और दूसरा NADPH। ATP मॉलिक्यूल जिसे असिमिलेटिंग पावर का हमने नाम दिया था, असिमिलेटिंग पावर ऑफ डार्क रिएक्शन, याद रहे ये अगरचे प्रोड्यूस यहां पर हुआ है बट दिस इज असिमिलेटिंग पावर ऑफ डार्क रिएक्शन। सिमिलरली ये जो आपको NADPH यहां पे मिला है, दिस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग पावर, और ये भी किसकी रिड्यूसिंग पावर है? दिस इज ऑल्सो द रिड्यूसिंग पावर ऑफ डार्क रिएक्शन। ये डार्क रिएक्शन की रिड्यूसिंग पावर और ये सिमुलेटिंग पावर है डार्क रिएक्शन की। दीज टू आर द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, और ये दो प्रोडक्ट्स आगे अब डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज होंगे। तो इस पाथवे को जी स्कीम क्यों कहते हैं? इस पाथवे को जी स्कीम इस वजह से कहते हैं कि दरअसल इस पाथवे में आपको जो शेप बनती हुई नजर आ रही है वो शेप जेड लाइक नहीं है। ठीक है, इसको जी स्कीम इस वजह से नहीं कहते कि इसकी शक्ल जेड लाइक है, बल्कि इसको जी स्कीम इस वजह से कहते हैं कि इसकी शक्ल जिग जैग है। यहां पे जी स्टैंड्स फॉर जिग जैग, जिग जैग। चूंकि देखो ये पाथवे ऐसे ऊपर गया, फिर ये डाउनवर्ड, फिर ये ऊपर, फिर डाउनवर्ड, तो इस जिग जैग शेप की वजह से द पाथवे इज नोन एज जी स्कीम। कई बच्चे ये समझते हैं कि शायद इसको जी स्कीम इसकी जेड लाइक शेप की वजह से कहा जाता है, तो इसको इसकी शेप की वजह से तो कहा जाता है, लेकिन वो शेप जेड लाइक नहीं, बल्कि वो कौन सी शेप है? जिग जैग शेप। तो ये आपने माइंड में रखना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के ये मुख्तलिफ इवेंट्स हमने यहाँ पर जो अभी पहले इनलिस्ट किए थे वो सारे इवेंट यहाँ पर हमने डिस्क्राइब कर दिए हैं। अब इस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में जो हमने एक जिक्र किया कि केमी ऑस्मोटिकली इस जगह पे ATP सिंथेसाइज होता है,
वो केमी ऑस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ एटीपी कैसे होती है उस बात को ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन इससे पहले यहाँ पर 2-3 चीजें और पॉइंट आउट करने वाली हैं जो एमसीक्यूज में अक्सर पूछी जाती हैं। एक तो आपको ये सीक्वेंस पता होना चाहिए कि फोटोसिस्टम 2 से फोटोसिस्टम 1 में जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। तो इसमें ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या प्लास्टोक्विनोन, देन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, उसमें भी साइटोक्रोम B6 पहले और साइटोक्रोम F बाद में, फिर प्लास्टोसाइनिन एंड देन फोटोसिस्टम 1। और अगर फोटोसिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फेरेडॉक्सिन एंड देन NADP रिडक्टेज। और यहां पर देखो कि जो इलेक्ट्रॉन्स फोटोसिस्टम 2 से निकले थे उनकी डेस्टिनेशन क्या थी, फोटोसिस्टम 1, और जो इलेक्ट्रॉन्स फोटोसिस्टम 1 से निकले उनकी डेस्टिनेशन क्या है, उनकी डेस्टिनेशन ये NADPH मॉलिक्यूल है, इसके अंदर वो इनकॉर्पोरेट हो गया। इसी वजह से इस पाथवे को नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहा जाता है, क्योंकि फोटोसिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन्स अल्टीमेटली फोटोसिस्टम 1 में इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं और फोटोसिस्टम 1 के इलेक्ट्रॉन्स ये NADPH में जाकर इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। तो जिस जगह से इलेक्ट्रॉन्स राइज हो रहे हैं वापस उसके अंदर नहीं आ रहे हैं, इस वजह से ये नॉन साइक्लिक टाइप का इलेक्ट्रॉन फ्लो है। ठीक है, तो इसके अलावा आपको ना यहाँ पर ये जितने भी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं इनकी केमिकल नेचर का आइडिया होना चाहिए। वैसे तो ये सभी प्रोटीन्स हैं, लेकिन इनमें प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम्स एंड फेरेडॉक्सिन ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स हैं, जबकि प्लास्टोसाइनिन इज कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन। तो आपने ये आयरन कंटेनिंग और कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन्स को याद रखना है। अच्छा, अब जरा देखते हैं कि ये जो केमी ऑस्मोटिक सिंथेसिस है वो कैसे होती है, लेकिन उससे पहले ये क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे। देखिए, व्हेन ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब फोटोसिंथेसिस का ये जो ऑक्सीजन है ये बाय प्रोडक्ट है, किस इवेंट का ये बाय प्रोडक्ट है? इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग NADP प्लस, या स्प्लिटिंग द वाटर मॉलिक्यूल, या केमियोस्मोसिस, या द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम ऑफ फोटोसिस्टम 1, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम ऑफ फोटोसिस्टम 2। तो ये किसकी बाय प्रोडक्ट है? तो देखो, ये आपको याद होगा कि दिस इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स की जो स्प्लिटिंग थी विच इज आल्सो नोन एज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ये उसकी बाय प्रोडक्ट है। बिल्कुल इसी तरह से देखो, एक और क्वेश्चन हम यहां से लेते हैं। द रिएक्शन सेंटर ऑफ क्लोरोफिल ऑफ फोटोसिस्टम 1 इज नोन एज P700 बिकॉज। तो ये 700 क्यों कहते हैं? या फिर यहां पर सवाल वो P680 के मुतालिक भी हो सकता था, क्योंकि फोटोसिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर में P700 होता है ना। तो देयर आर 700 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इन द रिएक्शन सेंटर। क्या इस वजह से इसको नाम ये P700 दिया? नो, दिस पिगमेंट इज बेस्ट एट एब्सॉर्बिंग लाइट with a wavelength of 700 nanometer. Yes, बिल्कुल, ये बात बिल्कुल करीब तर है। There are 700 photosystem 1 components. No, ये भी नहीं है। It absorbs 700 photons per microsecond. No. The plastoquinone reflects light with the wavelength of 700. No. तो यहां पर right answer क्या बना? The right answer is that this pigment is best at absorbing light with wavelength of 700 nanometer. ठीक है जी। तो इसी तरह से आप देखिए एक और क्वेश्चन, अभी जैसे आपको ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के सीक्वेंस का मैं कह रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स व्हेन द लाइट रिएक्शन इन्वॉल्व्स नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो जब इन्वॉल्व होगा तो देखो, नॉन साइक्लिक में फोटोसिस्टम 2 से प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, देन प्लास्टोसाइनिन एंड देन अल्टीमेटली फोटोसिस्टम 1 में ये लाइट इनकॉर्पोरेट होगी। तो ए आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट बन रहा है। बाकी ऑप्शंस में आपको यहां पर गड़बड़ दिखाई हुई है, सीक्वेंस करेक्ट नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन यहां पर राइज होता है, सिलेक्ट द ऑप्शन बिलो दैट मोस्ट अप्रोप्रिएटली कंप्लीट्स द फॉलोइंग इक्वेशन। तो देखो यहां पर क्या होगा, आखिर में क्या चीज बन रही है? NADPH बन रहा है ना। तो इसका मतलब है कि रिएक्शन मस्ट स्टार्ट विद NADP प्लस। ये NAD प्लस या FAD प्लस या MN, तो ये तीनों ही ऑप्शन एक्सक्लूड हो जाने चाहिए। तो ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट।
अगर ये NADP प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन आयंस यहाँ पे प्लेस करें तो ऐसी सूरत में ये रिएक्शन बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ए। फिर देखिए एक और सवाल यहाँ पर कि विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द फंक्शनिंग ऑफ फोटो सिस्टम 2। देखो जो फोटो सिस्टम 2 अभी आपने मुलाहिजा किया था उसकी फंक्शनिंग को कौन सी स्टेटमेंट डिस्क्राइब करती है? द लाइट एनर्जी एक्साइट्स इलेक्ट्रॉन्स इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन अ फोटोसिंथेटिक यूनिट। क्या ये फोटो सिस्टम 2 की एक्सप्लेनेशन हो सकती है? अगर ये बात दुरुस्त है कि लाइट एनर्जी एक्साइट्स द इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन अ फोटोसिंथेटिक यूनिट, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, बट इट इज नॉट रिलेटेड विद, क्योंकि यहां पर बात हो रही है कि विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द फंक्शनिंग ऑफ फोटो सिस्टम 2, तो ये स्टेटमेंट फोटो सिस्टम 2 की फंक्शनिंग को डिस्क्राइब नहीं करी। द एक्साइटेशन इज पास्ड along the molecule of P700 chlorophyll in the photosynthetic unit. तो excitation is passed along chlorophyll molecule। ये भी फोटो सिस्टम 2 के फंक्शनिंग को डिस्क्राइब नहीं करी, अगरचे बात ये भी दुरुस्त है। P680 chlorophyll donate a hydrogen, a pair of protons, ठीक है, हाइड्रोजन या पेयर ऑफ प्रोटॉन्स to NADPH which is thus converted to NADP पॉजिटिव। अब देखो शुरू वाली बात तो बिल्कुल दुरुस्त थी, लेकिन ये जो आखिर में बात हुई है ना कि प्रोटॉन टू NADPH और उसकी वजह से ये NADP पॉजिटिव बनेगा, ये गलत हो गया, ये उल्टा लिख दिया है। अगर यहाँ पर NADP पॉजिटिव होता और फिर NADPH यहाँ, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त हो जाती और ये काफी हद तक फोटो सिस्टम 2 के फंक्शन को रिलेट करती। अच्छा, द इलेक्ट्रॉन वैकेंसीज इन P680 आर फिल्ड अप बाय इलेक्ट्रॉन्स ड्राइव फ्रॉम वाटर। बिल्कुल देखो ये जो फोटो सिस्टम 2 है तो इसकी फंक्शनिंग को ये वाली बात काफी हद तक कंपनसेट कर रही है। फिर देखो द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर यील्ड्स मॉलिक्यूलर कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट। नो, यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होना चाहिए था, लिहाजा ये वाला ऑप्शन भी सुटेबल नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? द राइट आंसर मस्ट बी डी। इलेक्ट्रॉन वैकेंसीज इन P680 आर फिल्ड अप बाय electrons derived from water. Let's see another question. Which of the following are directly associated with photosystem 1? अब photosystem 1 के साथ directly associated क्या चीज है? Harvesting of light energy by ATP। क्या ये photosystem 1 के साथ directly associated है? या receiving electrons from plastocyanin? हाँ जी, ये बात काफी हद तक मैच करी है क्योंकि ये फोटो सिस्टम 1 के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड है। फोटो सिस्टम 1 एक्चुअली रिसीव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम प्लास्टोसाइनिन, ठीक है। फिर P680 रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल, ये भी इससे रिलेटेड नहीं है। एक्सट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ये इसका ताल्लुक भी इसके साथ नहीं है। पासिंग इलेक्ट्रॉन टू प्लास्टोक्विनोन, इसका ताल्लुक भी। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर मस्ट बी रिसीविंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम प्लास्टोसाइनिन। ये आंसर बिल्कुल दुरुस्त है। फोटो सिस्टम 1 के साथ ये डायरेक्टली एसोसिएटेड इवेंट है। अच्छा, उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन यहाँ पर, सम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट दैट लैक फोटोसिस्टम 2। जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं ना, तो उनके पास अगरचे ट्रू क्लोरोप्लास्ट तो मौजूद नहीं होता, लेकिन उनके पास फोटोसिंथेसिस के लिए यूं समझ लें कि जो भी कोई कंपोनेंट मौजूद है, जैसे उनके पास उनका साइटोप्लाज्म है, यहाँ पर उस हवाले से बात हो रही है कि उनका साइटोप्लाज्म और उनके मीजोजोम्स होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशंस हैं। तो सम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट दैट लैक फोटोसिस्टम 2 येट आर एबल टू सर्वाइव। हालांकि उनमें फोटोसिस्टम 2 नहीं होता, इसके बावजूद सर्वाइव करते हैं। द बेस्ट वे टू डिटेक्ट द लैक ऑफ फोटोसिस्टम 2 इन दीज ऑर्गेनिजम्स वुड बी। अब देखो हमने अगर डिटेक्ट करना हो ना कि इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर फोटोसिस्टम 2 नहीं है, तो क्या करना चाहिए? तो टू डिटरमिन इफ दे हैव थैलेकॉइड इन द क्लोरोप्लास्ट, क्या हम ये देखेंगे कि उनके क्लोरोप्लास्ट में थैलेकॉइड है या नहीं है, इससे पता चलेगा? नो। टू टेस्ट फॉर लिबरेशन ऑफ O2 इन द लाइट। यस, देखो फोटोसिस्टम 2 जो होता है ना, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वाटर की स्प्लिटिंग होती है और ऑक्सीजन लिबरेट होती है। अगर फोटोसिस्टम 2 ही नहीं होगा,
सिर्फ फोटो सिस्टम 1 होगा तो जाहिर है कि फिर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा नहीं होगा, और जब वो नहीं होगा तो फिर ऑक्सीजन भी लिबरेट नहीं होगी। लिहाजा अगर आप ये ऑक्सीजन की लिबरेशन को टेस्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सो इन दिस वे यू कैन आइडेंटिफाई दैट वेदर फोटो सिस्टम 2 इज प्रेजेंट और नॉट। अगर तो ये ऑक्सीजन लिबरेट होगी तो फोटो सिस्टम 2 प्रेजेंट होगा, अगर ऑक्सीजन लिबरेट नहीं होगी तो फोटो सिस्टम 2 प्रेजेंट नहीं होगा। लिहाजा यहाँ पर राइट आंसर ये बी होना चाहिए। आप मजीद देख लें, टू टेस्ट फॉर CO2 फिक्सेशन इन द डार्क के अंदर तो CO2 की फिक्सेशन होती नहीं है। टू डू एक्सपेरिमेंट टू जनरेट एन एक्शन स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम भी फोटोसिंथेसिस के रेट के ऊपर जो लाइट की इफेक्टिवनेस का असर है उसको शो करता है, तो इसका भी इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। टू टेस्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ आइदर सुक्रोज और स्टार्च, नो, तो राइट आंसर मस्ट बी बी, टू टेस्ट फॉर लिबरेशन ऑफ O2 इन द लाइट। ये फोटो सिस्टम 2 की प्रेजेंस और एब्सेंस को इंडिकेट करता है। जी अब हम बात करते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ये जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के साथ एक अल्टरनेटिव पाथवे है, ये किस वक्त परफॉर्म होगा? तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के बरक्स ये कभी कभार परफॉर्म होता है। तो वो कौन सी कंडीशन है जिनमें प्लांट नॉन साइक्लिक से साइक्लिक की तरफ शिफ्ट हो जाता है और फिर वापस साइक्लिक की तरफ कैसे कन्वर्ट होगा? तो याद रखें कि जब प्लांट के अंदर ATP की डेफिशिएंसी हो जाएगी, डेफिशिएंसी ऑफ ATP एक फैक्टर, इसमें डेफिशिएंसी ऑफ ATP है, ATP का डेफिसिट, और दूसरा एक्यूमुलेशन ऑफ NADPH है, एक्यूमुलेशन ऑफ NADPH। अब आप देखिए कि हमने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में जिक्र किया था कि NADPH और ATP ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं लाइट रिएक्शन की। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में ये दोनों मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, और अगर देखा जाए तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स इक्वल नंबर में प्रोड्यूस हो रहे हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ATP टू नंबर ऑफ NADPH टू प्रोड्यूस इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, तो आपको 1:1 रेशियो यहाँ पे मिलेगा। जितने मॉलिक्यूल ATP के उतने NADPH2 के। लेकिन आप ये याद रखिए, अभी आगे चलकर आपको ये नजर भी आएगा नेक्स्ट लेक्चर में जब हम डार्क रिएक्शन कवर करेंगे, तो वहां पर आपको पता चलेगा कि ATP की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, ATP ज्यादा क्वांटिटी में वहां पर दरकार होते हैं, जबकि NADPH कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं डार्क रिएक्शन में। तो यही वजह है कि ATP चूंकि ज्यादा चाहिए और NADPH कम चाहिए, तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जितनी दफा परफॉर्म होगा हर दफा एक ATP NADPH2 भी एक प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो एक ATP तो आगे खर्च हो रहा है, लेकिन NADPH चूंकि कम रिक्वायर्ड होते हैं, इस वजह से ये बचना शुरू हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता इनकी एक्यूमुलेशन हो जाएगी। तो जब इनकी एक्यूमुलेशन होती है और आगे ATP की डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि जितने NADPH एक्यूमुलेट हुए हैं उतने ATP अवेलेबल नहीं है, तो इस तरह से ATP डेफिशिएंसी एंड एक्यूमुलेशन ऑफ NADPH आर टू फैक्टर्स which stimulate the plant to convert from non-cyclic photophosphorylation to cyclic photophosphorylation। अच्छा, यहां पर इन दोनों फैक्टर्स में से भी ज्यादा जो स्टिमुलेटिंग फैक्टर है वो कौन सा है? वो याद रखिए accumulation of NADPH है। तो जब NADPH2 accumulate करते हैं तो ये बेसिकली स्टिमुलेट करते हैं, और अगरचे उस वक्त ये ATP की डेफिशिएंसी भी क्रिएट हो चुकी होती है, तो इनडायरेक्टली ये भी फैक्टर है। बट मोस्ट अप्रोप्रिएट फैक्टर अगर आपसे पूछा जाए तो वो एक्यूमुलेशन ऑफ NADPH कहलाएगा। अगर आपसे इन दोनों में से मोस्ट अप्रोप्रिएट फैक्टर पूछा जाए तो फिर इसको पिक करेंगे, अदरवाइज आपने इन दोनों को कंसिडर करना है which stimulate the plant to convert from non-cyclic to cyclic photophosphorylation। अब ड्यूरिंग साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होगा? ड्यूरिंग साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन यहां पर आपको देखिए डायग्राम के अंदर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की डायग्राम बैकग्राउंड में दिखाई हुई है ताकि आपको कंपैरिजन करने में आसानी रहे। तो जैसे हमने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में ये दोनों फोटो सिस्टम की यूटिलाइजेशन देखी थी, लेकिन आप देखें कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इन्वॉल्व्स द एक्टिविटी ऑफ ओनली फोटो सिस्टम 1। यहां पर दोनों फोटो सिस्टम यूटिलाइज नहीं होंगे। अच्छा, यहां पर फोटो सिस्टम 1 एज यूजुअल लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, जैसे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में लाइट एब्जॉर्ब हो रही थी, तो इसी तरह से यहां पर भी ये लाइट की एब्जॉर्प्शन
एज यूजुअल होगी। और लाइट के एब्जॉर्प्शन के रिजल्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट कर जाते हैं, और वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स कहां जाते हैं, वो फ्लो करना शुरू करते हैं थ्रू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में सबसे पहले ये कैप्चर होते हैं बाय प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। पहले तो ये होता था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में कि ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स को फेरेडॉक्सिन के जरिए NADP रिडक्टेज की तरफ मुंतकिल कर देता था। लेकिन अब ये होगा कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के जरिए ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स फेरेडॉक्सिन के जरिए, यहां पर अगेन फेरेडॉक्सिन इन्वॉल्व होगा, लेकिन इसके जरिए ये इलेक्ट्रॉन्स साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को मुंतकिल हो जाएंगे, बजाय NADP रिडक्टेज में जाने के ये फेरेडॉक्सिन के जरिए साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में पास करेंगे। और जैसे कि आपको मालूम है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जो कि एक इलेक्ट्रॉन कैरियर होने के साथ प्रोटॉन पंप भी है, तो ये अपनी पंपिंग एक्टिविटी परफॉर्म करना शुरू कर देता है। और ये प्रोटॉन्स किस डायरेक्शन में पंप होते हैं, वही यानी स्ट्रोमा साइड से ये प्रोटॉन्स पंप होंगे टू द थाइलिक और इनर स्पेस या ल्यूमेन। और वहां पर जब प्रोटॉन्स का एक ग्रेडियंट स्टैब्लिश हो जाएगा तो विद द हेल्प ऑफ दैट ग्रेडियंट ATP सिंथेज will be activated which converts ADP and inorganic phosphate into ATP. So in this way ATP molecule is generated. ठीक है जी। तो आपने देखा कि ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी लूज करके अब ये कन्वर्ट, अब ये वापस मूव कर रहे हैं अपने फोटोसिस्टम की तरफ। अब देखिए कि ये प्लास्टोसाइनिन के जरिए अगेन अपने ही फोटोसिस्टम में इनकॉर्पोरेट हो गए। आपने देखा कि फोटोसिस्टम 1 लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद जब अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और इधर इलेक्ट्रॉन होल्स क्रिएट हो जाते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन होल्स को फिलअप करने के लिए यहां पर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं हुआ, बल्कि इलेक्ट्रॉन होल्स ऑफ फोटोसिस्टम 1 ड्यूरिंग साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कैसे परफॉर्म हुआ, बाय इट्स ओन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये अपने ही इलेक्ट्रॉन्स के जरिए इसके इलेक्ट्रॉन होल्स की फिलिंग हो रही है, कहीं और से इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे। तो मैंने अभी आपसे पहले कहा था ना कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में ये जो फोटोसिस्टम 1 है इसके इलेक्ट्रॉन होल्स की फिलिंग का मैकेनिज्म डिफरेंट है। इन दोनों पॉइंट्स को आपने याद रखना है। अब देखो हमारे सामने ये बहुत सारे पॉइंट्स आ गए हैं जो कि नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज किए जा सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि आपको यहाँ पर ये बैकग्राउंड में जो पाथवे दिखाया था उसके मुकाबले में ये पाथवे बिल्कुल डिफरेंट नजर आ रहा है। अब देखो हम वो बैकग्राउंड वाले पाथवे को खत्म करते हैं तो हमारे सामने सिर्फ ये पाथवे रह जाता है। तो ये है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का पाथवे, और जबकि इसके बरक्स अगर ये पहले वाला पाथवे दिखाया गया हो यूं जी स्कीम, तो वो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का पाथवे। अच्छा, अब देखो ये क्वेश्चन यहां पर हम लेते हैं कि व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ लीनियर फोटोफॉस्फोरिलेशन। बच्चों याद रखो कि ये जो वर्ड हम लीनियर यूज कर रहे हैं ना, ये दरअसल नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के लिए यूज कर रहे हैं। नॉन साइक्लिक, लीनियर से मुराद है नॉन साइक्लिक। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और लीनियर फोटोफॉस्फोरिलेशन ये टर्म्स भी यूज की जाती हैं। तो ये नॉन साइक्लिक को लीनियर कहा गया। तो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ लीनियर फोटोफॉस्फोरिलेशन? तो लीनियर फोटोफॉस्फोरिलेशन की प्रोडक्ट्स क्या हैं? हीट एंड फ्लोरेसेंस, या फिर ATP एंड P700, या ATP एंड NADPH, या ADP एंड NADP, या P700 एंड P680। तो उम्मीद है आपको ये याद आ गया होगा। दरअसल ATP और NADPH आर द प्रोडक्ट्स ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। राइट आंसर इज ATP एंड NADPH। अच्छा, उसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए कि एज अ रिसर्च साइंटिस्ट you measure the amount of ATP and NADPH consumed by the Kelvin cycle in 1 hour. You find 30,000 molecules of ATP consumed but only 20,000 molecules of NADPH. अभी जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि केल्विन साइकिल के अंदर एक्चुअली ATP ज्यादा कंज्यूम होते हैं और NADPH कम कंज्यूम होते हैं। तो जैसे 30,000 ATP कंज्यूम हुए हैं और 20,000 NADPH, Where did the extra ATP molecules come from? तो एक्स्ट्रा ATP मॉलिक्यूल कैसे हासिल होंगे? क्योंकि ये NADPH तो कम यूज हो रहे हैं और वो ज्यादा, तो अब वो जो एक्स्ट्रा है वो कैसे हासिल होंगे? तो एक्स्ट्रा ऐसे हासिल होते हैं कि दरअसल देखो ये जो ATP की डेफिशिएंसी है ना और ये NADPH की एक्यूमुलेशन, ये कंपनसेट होगी
with the help of cyclic photophosphorylation। तो यहाँ पर फोटो सिस्टम 2 या फोटो सिस्टम 1 ये पिक नहीं किया जाएगा, बल्कि साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो इसके जरिए ये हासिल होगा। यानी आप देखिए प्लांट बॉडी के अंदर ये जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की एक्टिविटी है, उसके साथ साथ ये साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो की एक्टिविटी भी बास जगहों पर चल रही होगी, और उसका मकसद ये होता है कि जो डेफिशिएंसी ऑफ एटीपी और ये एक्यूमुलेशन ऑफ एनएडीपीएस को कंपनसेट करना है, और लिहाजा जब ये कंपनसेशन हो जाती है तो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो की जरूरत नहीं रहती, फिर नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो ही परफॉर्म होता है और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन ही परफॉर्म होती है। लेकिन फिर दोबारा से जैसे ही ये कंडीशन डेवलप होगी और एटीपी डेफिशिएंट हो जाएंगे और एनएडीपीएच एक्यूमुलेट करने लगेंगे, तो फिर साइक्लिक पाथवे स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वजह से साइक्लिक पाथवे ओकेजनल है और नॉन साइक्लिक पाथवे ये प्रीडोमिनेंट पाथवे है। जी बच्चों, तो अब हम आते हैं मैकेनिज्म ऑफ केमियोस्मोसिस की तरफ। अभी हम जो बात कर रहे थे कि ये फोटोसिंथेसिस के दौरान लाइट रिएक्शन में जो एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है फोटोफॉस्फोरिलेशन के जरिए, वो केमियोस्मोसिस के मैकेनिज्म के तहत हो रही है। केमियोस्मोसिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एटीपी जनरेशन। याद रखिए, जो फोटोफॉस्फोरिलेशन अभी हमने टर्म पढ़ी थी फोटोफॉस्फोरिलेशन, इसमें और केमियोस्मोसिस में क्या फर्क है ये जरा समझना आपने। फोटोफॉस्फोरिलेशन दरअसल एक रिएक्शन है, एक प्रोसेस है। फोटोफॉस्फोरिलेशन ये बेसिकली एक रिएक्शन या प्रोसेस का नाम है, और इसमें होता क्या है, इसमें एटीपी मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होगी बाय द फॉस्फोरिलेशन ऑफ एडीपी। एडीपी के अंदर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की फॉर्म में फॉस्फेट को ऐड किया जाता है, एंड as a result of this reaction ATP molecule is produced। so ये रिएक्शन एक फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन है, और चूंकि ये रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होता है इस वजह से इसको फोटोफॉस्फोरिलेशन कह देते हैं। तो ये रिएक्शन या ये प्रोसेस जिसमें एटीपी बन रहा है ये फोटोफॉस्फोरिलेशन कहलाएगा। लेकिन इस फोटोफॉस्फोरिलेशन का एक्चुअली मैकेनिज्म होता क्या है, तो इसका वो जो मैकेनिज्म है इस फोटोफॉस्फोरिलेशन का उसे केमियोस्मोसिस कहते हैं। असल में ये मैकेनिज्म सेवरल स्टेप्स पर मुश्तमिल है। अब वो सेवरल स्टेप्स क्या हैं? मिसाल के तौर पर जैसे अभी हमने जिक्र किया था कि थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ग्रेना के अंदर ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स मौजूद हैं। तो अगर हम किसी एक थैलेकॉइड मेम्ब्रेन को यहां से फर्दर एक्सटेंड करें तो आपको ये एक सिंगल थैलेकॉइड मेम्ब्रेन यूं नजर आ रही है। ये आपको इसके अंदर इसका ल्यूमेन या इनर स्पेस और इसके सराउंडिंग के अंदर ये स्ट्रोमा आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अगर हम इस सिंगल थैलेकॉइड मेम्ब्रेन का एक छोटा सा सेगमेंट उसको फर्दर एनलार्ज करें तो देखिए यहां से इसको बड़ा किया तो आपको ये मेम्ब्रेन का ये सेगमेंट यूं नजर आ रहा है। तो इस वक्त चूंकि हमने इस थैलेकॉइड मेम्ब्रेन का ये या थैलेकॉइड सैक का ये जो लोअर मेम्ब्रेन सेगमेंट है उसको यूं मैग्नीफाई किया है, तो इसका मतलब है इस मेम्ब्रेन के ऊपर की तरफ ये थैलेकॉइड इनर स्पेस है, यानी इस वक्त इस मेम्ब्रेन के ऊपर की तरफ ये थैलेकॉइड इनर स्पेस होगी, और जबकि नीचे की तरफ ये स्ट्रोमा को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है भाई, तो मेम्ब्रेन के ऊपर, मेम्ब्रेन के नीचे स्ट्रोमा और मेम्ब्रेन के ऊपर आपको थैलेकॉइड इनर स्पेस यहाँ पे शो की गई है। अच्छा, ये जो थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन्स होती हैं इसके अंदर क्या चीज मौजूद होती है, तो इसके अंदर तमाम फोटोसिस्टम और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इसी के अंदर मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए ये फोटोसिस्टम 2 है जिसके रिएक्शन सेंटर के अंदर P680 टाइप का क्लोरोफिल ए मौजूद है। तो दिस फोटोसिस्टम 2 एब्जॉर्ब्स लाइट। सबसे पहले हमने यही देखा था ना कि फोटोसिस्टम 2 में लाइट की एब्जॉर्प्शन होती है, और इस एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के नतीजे में होगा क्या कि इसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर यहां से फ्लो करना शुरू कर देंगे थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और पीछे क्या हो जाएगा इस फोटोसिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी जिसको इलेक्ट्रॉन होल्स का नाम दिया जाता है, और उन इलेक्ट्रॉन होल्स की फिलिंग के लिए फिर वाटर सैक्रिफाइस किया जाता है। वाटर इस ऑक्सीडाइज क्लोरोफिल के साथ या इस ऑक्सीडाइज फोटोसिस्टम के साथ रिएक्ट करता है, और इस रिएक्शन के नतीजे में ये अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा इस फोटोसिस्टम 2 को, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी या इलेक्ट्रॉन होल्स ऑफ फोटोसिस्टम 2 ये कवर हो जाते हैं। जबकि वाटर स्प्लिट होने के दौरान ना सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है बल्कि ये 2H+ साइंस और हाफ O2 भी लिबरेट करता है। अच्छा, उसके बाद फिर ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फोटोसिस्टम 2 से निकले थे
आप देखो यहां पर सीरीज ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन होंगे। जैसे लाइट जब एब्जॉर्ब हुई तो फोटो सिस्टम ऑक्सीडाइज हो गया, लेकिन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के नतीजे में जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हुए तो ये रिड्यूस हो गया। अब यहां से जब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो उसके बाद आगे जिस मॉलिक्यूल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स दाखिल होंगे तो वो रिड्यूस हो जाएगा। जैसे प्लास्टोक्विनोन अब ये इलेक्ट्रॉन्स रिसीव कर रहा है तो ये रिड्यूस हो रहा है, और जब इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इस तरह से ये रिडॉक्स रिएक्शन की एक सीरीज यहाँ पे परफॉर्म होना शुरू हो गई है। तो ये जो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन होती है ये इन रिडॉक्स रिएक्शंस को कपल करती है टू एटीपी प्रोडक्शन ड्यूरिंग केमियोस्मोसिस। देखिए कैसे होगा ये सारा कुछ कि लाइट एनर्जी जो कि फोटॉन्स की फॉर्म में थी, ये फोटॉन्स यहां पर फोटो सिस्टम के अंदर एब्जॉर्ब हुए और इसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू हो गए। तो एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो में इन्वॉल्व हो गई, इलेक्ट्रॉन के फ्लो में ये खर्च हुई है। इस तरह से आप कहेंगे कि एनर्जी ऑफ फोटॉन इज ट्रांसमिटेड टू द फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन ने वो एनर्जी कैरी कर ली है। अब ये जो फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन से आगे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से पास करते हैं। तो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के बारे में आपको बताया था कि दिस इज नॉट ओनली एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, बल्कि ये दूसरा एक और क्या रोल परफॉर्म करता है, अब तो याद हो जाना चाहिए आपको, प्रोटॉन पंप। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर के साथ साथ प्रोटॉन पंप भी है, यानी जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फ्लो करते हैं तो इसकी स्टिमुलेशन हो जाती है और ये अपनी पंपिंग एक्टिविटी परफॉर्म करता है, और उसके नतीजे में ये प्रोटॉन्स स्ट्रोमा साइड से मूव करके थैलेकोइडनर स्पेस में इकट्ठे हो जाते हैं। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स पास करते हैं और इतने ज्यादा ये प्रोटॉन्स यहाँ पर ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं कि ये प्रोटॉन्स दरअसल एटीपी सिंथेज को एक्टिवेट करने के लिए काफी होते हैं। एटीपी सिंथेज ये एक लार्ज मॉलिक्यूल है, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल, यानी ये भी एक एंजाइम है जो कि इसी मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है। इस एटीपी सिंथेज को एक्टिवेट करने के लिए दरअसल ये प्रोटॉन ग्रेडियंट रिक्वायर्ड होता है। इसे क्या कहते हैं हम? प्रोटॉन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब क्या है? ग्रेडियंट का मतलब होता है कि डिफरेंस इन कंसंट्रेशन। चूंकि प्रोटॉन्स यहां पर स्ट्रोमा के मुकाबले में थैलेकोइड के अंदर ज्यादा हो गया ना, तो यहां पर एक डिफरेंस क्रिएट हो गया इसकी कंसंट्रेशन का, तो इस चीज को ग्रेडियंट यहां पर कहा गया। तो ये प्रोटॉन ग्रेडियंट जो थैलेकोइड स्पेस में कलेक्ट हुआ, ये एक एनर्जी है। जैसे अभी हम कह रहे थे कि एनर्जी सबसे पहले फोटॉन्स के पास थी, वो एनर्जी ट्रांसमिट हुई टू द फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स। अब फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ये पंपिंग एक्टिविटी के अंदर यूटिलाइज हुई। साइटोक्रोम पंप ने प्रोटॉन्स को पंप करने में उस एनर्जी को यूटिलाइज किया, और अब ये एनर्जी प्रोटॉन्स के ग्रेडियंट की फॉर्म में यहां पे जमा हो गई है। अब प्रोटॉन ग्रेडियंट इस एटीपी सिंथेज को जब एक्टिवेट करता है तो अपॉन एक्टिवेशन एटीपी सिंथेज एड्स इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इनटू द एडीपी, और ये दोनों का जब एडिशन होगा इस तरह से एडीपी की फॉस्फोरिलेशन के नतीजे में आपको एटीपी हासिल हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह से आप देखिए कि ये जो फोटोफॉस्फोरिलेशन एक्टिविटी है, दैट इज addition of phosphate into the ADP and the formation of ATP, this is called photophosphorylation. It occurs by means of this ATP synthase, but ATP synthase activation is carried out by means of proton gradient, or proton gradient is established by the pumping of proton by cytochrome complex, or cytochrome complex is stimulated by the energy of the flowing electron, and the electron flow begins when photons are absorbed by photosystem 2. So in this way, ultimately the energy of the photon is transmitted to the ATP. तो ये जो whole आपने complex series of events पर मुश्तमिल mechanism मुलाहिजा किया है, this whole mechanism is known as chemiosmosis. इसे chemiosmosis का नाम दिया जाता है इस पूरे mechanism को। chemiosmosis वर्ड असल में इंडिकेट करता है, जैसे हम ऑस्मोसिस वर्ड स्पेसिफिकली यूज करते हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, बिल्कुल इसी तरह से यहां पर हम केमियोस्मोसिस टर्म यूज कर रहे हैं, इस वजह से कि इस केमियोस्मोसिस के दौरान एच आइंस या प्रोटॉन्स जो कि केमिकल आइंस हैं, इनकी मूवमेंट होती है पहले स्ट्रोमा से थैलेकोइड इनर स्पेस में। यहां पर भी ये हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव कर रहे हैं।
अगरचे हम यहाँ पर वर्ड यूज करते हैं पंपिंग, बट एक्चुअली दिस इज नॉट अ पंपिंग, दिस इज द मूवमेंट ऑफ H ions फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये जो पंपिंग एक्टिविटी थी एक्चुअली ये एक किस्म की डिफ्यूजन थी फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, और फिर जब ये यहाँ पर इसका एक ग्रेडियंट जमा हो जाता है, जब इसकी कंसंट्रेशन इस तरफ ज्यादा हो जाती है तो यहां से फिर दोबारा हाई टू लो कंसंट्रेशन ये प्रोटॉन्स मूव करते हैं, तो एक दफा फिर इनका ये एक किस्म का डिफ्यूजन परफॉर्म होगा। तो जिस तरह से ऑस्मोसिस ये भी एक डिफ्यूजन होता है, लेकिन ये वाटर का डिफ्यूजन होता है, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर जो H ions की मूवमेंट हो रही है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, इस मूवमेंट को केमी ऑस्मोसिस का नाम दिया जाता है। तो केमी ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट तो ये है कि ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिस मैकेनिज्म के दौरान ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स, या फिर अभी आगे चलकर हम सेलुलर रेस्पिरेशन में क्रिस्टी मेम्ब्रेन्स को ऑब्जर्व करेंगे इस एक्टिविटी के अंदर। तो ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स रिडॉक्स रिएक्शन को, ये जो रिडॉक्स रिएक्शन की सीरीज थी, इसको कपल करते हैं विद एडीपी प्रोडक्शन। इस बात का मतलब ये लिया जाता है कि द एनर्जी ऑफ फोटोन इज यूटिलाइज्ड in the flow of electrons, and the flowing electron energy of the flowing electron is utilized in the pumping of protons. The pumping of proton is developed in the form of a proton gradient, or proton gradient ultimately activates the ATP synthase, which adds inorganic phosphate into ADP to make ATP. So in this way energy of photon is ultimately transferred into the ATP. ठीक है जी, तो ये सीरीज ऑफ इवेंट आपको याद होने चाहिए। यहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर ड्यूरिंग केमियोस्मोसिस, तो ये जितने भी इवेंट आपको बताए ये सारे केमियोस्मोसिस से रिलेटेड इवेंट है। बहरहाल यहां पर हमने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में एक और चीज देखी थी कि साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से ये इलेक्ट्रॉन्स फर्दर आगे प्लास्टोसाइनिन के अंदर पास करते हैं, और प्लास्टोसाइनिन से फिर आगे ये इलेक्ट्रॉन्स पास करते हैं इनटू फोटोसिस्टम 1, जो कि खुद भी लाइट अब्सॉर्ब करता है और अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है। तो इसी तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन होल्स यहाँ पे क्रिएट होते हैं, ये इन इलेक्ट्रॉन्स के जरिए फिलअप हो रहे हैं जो फोटोसिस्टम 2 से आ रहे हैं, और दूसरी तरफ ये जो फोटोसिस्टम 1 था इसके इलेक्ट्रॉन्स अब ये फेरेडॉक्सिन के जरिए NADP रिडक्टेज के अंदर आएंगे, और NADP रिडक्टेज इन इलेक्ट्रॉन्स को इनकॉर्पोरेट कर देगा इनटू NADP, और ये इलेक्ट्रॉन्स जब इसके अंदर इनकॉर्पोरेट होते हैं तो अल्टीमेटली NADPH इज प्रोड्यूस। तो इस तरह से आप देखिए वो जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हमने अभी डिस्कस किया था उसमें यही सारे इवेंट परफॉर्म हुए थे। अच्छा, जब ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होगा तो उस दौरान भी एटीपी बनता है, उस वक्त भी मैकेनिज्म यही होगा, लेकिन उसके लिए जो सिस्टम बना होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वहां पर तरतीब इस तरह से कि ये जो फोटोसिस्टम 1 यूटिलाइज होता है, और उसके बाद फिर फोटोसिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन्स ये फेरेडॉक्सिन के जरिए साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में आते हैं, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से प्लास्टोसाइनिन के जरिए ये वापस यहाँ पर आ जाते हैं। तो वहां पर थोड़ा सा सिस्टम इसके मुकाबले में डिफरेंट बना हुआ होता है। बहरहाल वहां पर भी एक्टिविटी सारी यही परफॉर्म होगी, वहां पर भी केमियोस्मोटिक इवेंट होगा। तो अगर पूछा जाए कि केमियोस्मोसिस ये ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है या साइक्लिक, तो एक्चुअली ये दोनों के दौरान होता है। ठीक है, तो इस तरह आपको ये जो मैकेनिज्म ऑफ लाइट रिएक्शन था उम्मीद है बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा, इसमें किसी किस्म की अब कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। इसके हवाले से मजीद अगर आप देखें तो हमें ये डिफरेंस का जरूर आइडिया होना चाहिए नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के दौरान, क्योंकि इसमें से कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो ये डिफरेंस किस तरह से इनके दरमियान डेवलप हो रहा है। सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखें तो फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट कम बैक टू देयर ओरिजिन, नॉन साइक्लिक की बात हो रही है, लेकिन साइक्लिक में ये वापस आ जाते हैं। फिर इसी तरह से बोथ फोटोसिस्टम्स आर यूटिलाइज इन नॉन साइक्लिक, लेकिन साइक्लिक में सिर्फ फोटोसिस्टम 1 यूटिलाइज होगा। फिर देखिए फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ये नॉन साइक्लिक में होगा, साइक्लिक में नहीं हो रहा, और जाहिर है कि फिर ऑक्सीजन का जो रिलीज है वो भी नॉन साइक्लिक में होगा, साइक्लिक में नहीं होगा। इसी तरह से आप देखिए कि बोथ प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन यानी ATP एंड NADPH आर प्रोड्यूस, लेकिन यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ ये ATP मिलता है, NADPH इज नॉट प्रोड्यूस। फिर इसी तरह से ETC ऑल्सो इंक्लूड प्लास्टोक्विनोन एंड NADP रिडक्टेज, जबकि ये दोनों मॉलिक्यूल्स यहां पर आपको साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में एब्सेंट नजर आते हैं। और आखिरी
it is predominant mode of light reaction, जबकि this is occasional mode of light reaction which occurs sometime in order to compensate the deficiency of ATP and accumulation of NADPH. ठीक है जी, तो इस तरह से आपने ये डिफरेंस के जो पॉइंट्स हैं उनको भी याद रखना है। तो यहाँ पर कई एक क्वेश्चन यहाँ से बनाए जा सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये सारे इवेंट नॉन साइक्लिक हैं और ये सारे इवेंट साइक्लिक हैं। इनके ऊपर ऐसे क्वेश्चन हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, या कॉमन पॉइंट बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। इन सारे पॉइंट्स के ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए जी। तो उसके बाद हम ये क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि which of the following event listed below occur in the light reaction of photosynthesis। अब देखो लाइट रिएक्शन के इवेंट को आपने आइडेंटिफाई करना है। तो NADP is produced, NADP नहीं NADPH is produced, इस वजह से कंफ्यूज ना होइएगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। NADPH is reduced to NADP, ये बात भी अगेन गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड is incorporated into the PGA, ये अगेन डार्क रिएक्शन की एक्टिविटी है। ATP is phosphorylated to yield ADP, ये भी उलट है। जबकि राइट आंसर यहाँ पर क्या है कि light is absorbed and funneled to reaction center, that is chlorophyll A। तो ये राइट आंसर यहाँ पर E बनेगा। इसी तरह से ये एक और क्वेश्चन देखिए कि light dependent phase of photosynthesis involves all of the following events except reduction of carbon dioxide, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये काम डार्क रिएक्शन का है। एक्साइटेशन एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यस, बट केमियोस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ एटीपी, यस, रिडक्शन ऑफ एनएडीपी टू एनएडीपीएच, यस। इसका मतलब एक्सेप्ट रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ए इज द राइट आंसर। फिर देखो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर लिविंग अ पर्टिकुलर फोटोसिस्टम। अब नॉन साइक्लिक की बात हो रही है तो क्या होगा, नॉन साइक्लिक में द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर लिविंग अ पर्टिकुलर फोटोसिस्टम। यहां पर ये नहीं हो रहा कि फोटोसिस्टम 1 या फोटोसिस्टम 2, किसी भी फोटोसिस्टम से जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो क्या होता है, दे आर डिसइंटीग्रेटेड, या दे डू नॉट कम बैक, या दे आर रिटर्न बैक टू देयर ओरिजिन, या गेन एनर्जी एंड मोर एनर्जी। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, देखो ना तो ये डिसइंटीग्रेट होते हैं, ना ये ऐसा है कि लाजमी वापस आएंगे। अच्छा हाँ, बात हो रही है चूंकि नॉन साइक्लिक की, तो दे डू नॉट कम बैक, यस, दे डू नॉट कम बैक इज द राइट आंसर, क्योंकि नॉन साइक्लिक की बात हो रही है। अगर साइक्लिक की बात होती तो फिर हम कहते क्या, रिटर्न बैक टू देयर ओरिजिन। तो साइक्लिक नॉन साइक्लिक में दे डू नॉट कम बैक। तो इसके साथ ही आज का जो हमारा लेक्चर है वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। तो उम्मीद है कि आज के लेक्चर में जो हमने काफी सारे डिस्कशन किया है वो सारा आपको सही तरह समझ में आया होगा। इंशाल्लाह फिर जल्द ही हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.